कुछ तो करना पड़ेगा दाऊद को कमज़ोर करने के लिए। अब वक़्त आ गया इसकी दूसरी बीवी को मोहरा बनाया जाए। पहले की खूबसूरती तो अब मेरा मन भी भर चुका है। होप सो कि नई वाली तीखी मिर्च भी जल्दी मेरी रात रंगीन करने को तैयार हो जाएगी। शम्स ने हराम मशक का घूँट मुँह में ढेलते ज़हरीला हँसते सोचा, जो इन दोनों की ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला था, वो इसकी ऐसी हालत देखकर भाग कर इस तक पहुँचा था। महर महर आँखें खोलो, इसने महरवेश का मुँह थपथपा मगर इसमें जंबिश ना हुई। अपने आप को कोसते इसने फ़ौरन डॉक्टर को कॉल किया और बच्चों को चुप कराया जो महविश को बेहोश देखकर डर गए थे। बच्चों मम्मा ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ। बी ब्रीव, आप मम्मा का ख्याल रखोगे तो मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसने इन दोनों के आंसू पोंछते कहा जो विश को ही फिक्रमंदी से देखते आंसू बहा रहे थे। डॉक्टर ने आकर महर का चेकअप किया। देखें कि मिस्टर शाह इन्हें सख्त रेस्ट की ज़रूरत है। उन्होंने किसी चीज़ की बहुत टेंशन है, जैसे इनकी नर्वस शेयरिंग हो गई है। ध्यान रखिएगा, एक और झटका इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ धकेल सकता है। डॉक्टर की बातों में सख्त शर्मिंदा हुआ। आखिर गलती भी तो इसी की थी। एक तो वो इतनी तकलीफ में थी, ऊपर से इसकी हालत से अनजान सही को सुनाई दे रहा था। वो डॉक्टर को बाहर छोड़कर आया तो रेहान अयान को विश की दोनों तरफ तराब में बैठा पाकर मुस्कुरा दिया और इन्हें विश का ख्याल रखने का कहता कमरे से बाहर चला गया। आखिर इस ऑफिस का हाल भी तो देखना था जहाँ किसी ने इससे गद्दारी की थी। जब महरविश को होश आया तो इसने अपने आप को अपने कमरे में पाया। आंखें झपककर इसने धुंध को दूर करने की कोशिश की जो इसकी आंखों पर थकावट और भूख के बाइस था। गौर के तो अयान और रेयान को अपने इर्द-गिर्द बैठे पाया जो इसके उठने के मुंतज़िर थे और साथ ही साथ मुँह में कुछ बदबुदा रहे थे, जैसे एक-दूसरे से बहस कर रहे थे। मम्मा अब उठ गई। अयान महर को उठा देकर खुशी से बाजें खिलाकर बोला तो इसे बेसाख्ता इसके अंदाज़ पे हँसी आई और वो तकिए से टेक लगाती उठकर बैठी। मामा क्या आप ठीक हैं? रेहान के प्यार से फ़िक्रमंद अंदाज़ से पूछने पर इसकी आँखें एकदम नम हुई थीं। कोई तो इसका भी था जो आज के बाद इससे सच्ची मोहब्बत करता था। इसने बेसाख्ता दोनों को ज़ोर से गले लगाया जिस पर दोनों ही किलकिलाकर हँस दिए। मम्मा आप रो क्यों रही हैं? मत रो, मैं सेट हो जाता हूँ। इसकी आँखों में आँसू देख के अयान ने मुँह लटकाते कहा तो विश ने इसके गाल पे ज़ोर से चुमा जिससे वो भी अपने गाल की तरफ सुर्ख पड़ गया। शर्म से वह महर के गर्दन पे मुँह छुपाने लगा। वाओ मम्मा! अयान ब्लश कर रहा है, हा हा। रेहान ने ज़ोर से कहते इसका भांडा फोड़ा हँस दिया जिसमें विश की हँसी भी शामिल थी। मेरी जान, इसने दोनों को अपने में भेजे डाँट से कहा, अब मेरे बच्चे बताएँगे कि वो एक-दूसरे से क्या बहस कर रहे थे। मम्मा हम ये डिसाइड कर रहे थे कि आपको सूप कौन पिलाएगा। रेहान ने कहा, बस यस डॉक्टर ने कहा आपको फूड के साथ रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको सूप पिलाऊँगा। अयान रेहान की बात पर बोला, मैं पिलाऊँगा, मैं नहीं मैं। दोनों की नोक-झोंक जो विश दिलचस्पी से देख रही थी। वो दोनों नहीं जाने इसके लिए आपस में तकरार कर रही थी। अच्छा बस मैं दोनों के हाथ से पी लेती हूँ। इसने बुआ का लाया हुआ गरम सूप का बाउल पकड़ा, आहिस्ता-आहिस्ता उन दोनों के हाथों से पिया और इन दोनों को भी अपने हाथों से खिलाया जो अब माँ की गुमशुदगी के चक्कर में सही तरह से नहीं खाते थे। आज इसकी माँ के हाथों डट कर खाया था। बुआ इन तीनों का प्यार देखकर दिल में इनकी खुशियों की नज़र उतारती इन्हें कमरे में छोड़े जा चुकी थी। किसके कहने पर तुमने ये काम किया? दाऊद के साथ लहजे में पूछने पर इस वर्कर को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। बॉस मैंने कुछ नहीं किया। इसके के किया कहने पर दाऊद ने तिरछी निगाह करके इसको देखा जो इसकी अपनी तरफ आता देखकर चेहरे पे पसीना साफ करने लगा। अब भी नहीं बताओगे? दाऊद ने इसको फ़ोन पर इसके बीवी बच्चों की वीडियो दिखाते कहा जो इसके हिरासत में थे। माफ़ कर दें बॉस, मेरी कोई गलती नहीं। शम्स से है कि मैनेजर ने मुझे 2 लाख ऑफ़र किए थे, मैं बहक गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरी बीवी बच्चे को छोड़ दें। अपने घरवालों को यूँ कहते कर इसने लम्हों में सच उगल दिया। दाऊद अपना कोट झटक कर बोला, मैं पहले ही जानता था, बस तुम्हारे मुँह से तस्दीक करनी थी और रही बात तुम्हारी बीवी बच्चों की तो मैं मासूमों को कुछ नहीं कहता। तमसखना अंदाज में वो इसे कहता जुनैद को इशारा करता ऑफिस से निकल गया था जिसने दाऊद के इशारे पर इसे बुरी तरह पीटना शुरू किया था। इसकी दर्दनाक आवाज़ें दाऊद ने बाहर तक सुनी थी और तासुस से सर झटका क्योंकि वो इसके ही लायक था। जब वो रात को घर पहुँचा तो खामोशी ने इसका इस्तेमाल किया मगर आज वो मुतमईन था इस ख़्याल से कि महरवेश के हद से घर में मौजूद थी। इसके कदम महकनी अंदाज़ में महरवेश के कदम कमरे की तरफ उठते चले गए। जाओ कि ना जाऊँ दाऊद, तेरी बीवी का कमरा है, अंदर जाने में क्या शर्मिंदगी। इसने एकदम खुद को ज़च्ची की और एकदम कमरे का दरवाज़ा खोला, बेधड़क अंदर दाखिल हुआ। एकदम दरवाज़ा खुलने की वजह से महरवेश जो अभी अयान और रेहान को सुलाकर लेटने ही लगी थी, अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी और दाऊद को रात के इस पहर अपने कमरे में देखकर खश्मीन आँखों से घूरने लगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दाऊद के ऊँचे बोलने पे महरविश फ़ौरन अपनी जगह से उठी और उसे खामोश होने का इशारा करती बाहर चल दी। वो भी इसकी तकलीफ में इसके पीछे चल पड़ा। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करती उसकी तरफ रुक के खड़ी हो गई और उसके बोलने की मुंतज़िर हुई।
मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया इसका गलती का मुझे एहसास है। मुझे तो तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मगर जैसे मैं घर आया बिज़नेस में कोई घपला हो गया था जिसकी टेंशन में मेरे ज़हन से निकल गया कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। दाऊद ने बमुश्किल माफ़ी के अल्फ़ाज़ अदा किए थे जो इसके लिए मुश्किल तरीन अमल में से था। मगर साथ ही वो अपनी मजबूरी भी बताने लगा। इसकी आखिरी बातें महविश के दिल में दिल की तरह गड़ गई थी। तो क्या वो इतनी आज़ाद थी कि इसे भुला दिया जाता? वो परेशानी में रात के अंधेरे में अपनी बीवी तक को भूल चुका था। ये कैसा रिश्ता था दाऊद का इसके साथ? क्या खूब कही आपने, मतलब आपके नज़दीक मेरी इतनी भी अहमियत है कि मुझे याद रख सके, और बिस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बीवी को सुनसान रात, सुनसान जगह पे ही भूल गए थे। चाहे बीवी पीछे मरती जाए, उसकी इज़्ज़त लुट जाए, मगर आपको कोई परवाह ही नहीं। आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल आपका सो कॉल्ड बिज़नेस है। इसने इंतहाई दर्द से सुर्ख़ आँखों में समेत इसकी नज़रों में नज़र डालते, हाथों से इशारा करते, जितनी शिद्दत से हो सकता था ज़ोर लगाकर कहा, यहाँ तक कि इसकी गर्दन सुर्ख़ पड़ चुकी थी और नीली शरेआनें नज़र आने लगी थी। मेरा मतलब ये नहीं था। दाऊद उसकी शेरनी जैसे अंदाज़ में भौंकला ही गया था। मत करें, और बहाने दाऊद साहब, मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरी ना आपकी ज़िंदगी में कल कोई हैसियत ही ना ही आज है। आप सिर्फ़ मुझे अपने बच्चे की माँ बनाकर लाए, और यही मेरी ड्यूटी है जिसे मैं खुशी से अंजाम दूँगी। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मगर सिर्फ़ आपसे एक चीज़ चाहती हूँ, और वो है भरोसा। लेकिन जिस दिन आपने मुझ पे भरोसा भी ना किया, तो इस दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा, और यकीन मानिए मैं ऐसी जगह गायब होंगी कि आपको मेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। तब ना आपको रिसोर्सेज़ के काम आएँगे, ना ही आपके सो कॉल्ड दौलत और मखरूर फ़ितरत जो जूतियाँ घिसते रह जाएँगे आप। वो ये कहते ही अपने कमरे में घुस के दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। ये दूसरी दफ़ा था जब इसने दाऊद के मुँह पर दरवाज़ा बंद किया था। वो कितनी आसानी से टर-टर करती दाऊद पे गोलियाँ बरसाती चली गई, और वो सदमे में गिरा। अपने बचाव में कुछ कह भी ना सका था। जो भी था, दाऊद की बातों ने विश को दिली दुःख पहुँचाया था। अब वो बिल्कुल ही इससे दस्तबरदार होने वाली थी, लेकिन दाऊद इसे किस हद तक बर्दाश्त करता था, ये तो वक़्त ही बताने वाला था। और उसकी शुरुआत अगली सुबह दाऊद को अपनी खाली बेड देखकर हो गई थी, जहाँ ना कपड़े थे, ना मोज़े थे, ना टाई, और ना ही कफ़लंग्स, और घड़ी तो न जाने विश ने कहाँ रख दी थी, जो गुज़रे हुए पिछले 3 दिनों से नहीं मिली थी, या वो ढूँढने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे विश से अपना काम करवाने की पुख्ता आदत हो चुकी थी, जिससे वो खुद भी अनजान था। इसलिए अब भी सुबह खाली बेड देखकर वो चिड़चिड़ा हुआ और बुआ को आवाज़ें लगाने लगा। बुआ, कम से कम मेरे कपड़े और चीज़ें वगैरह तो तैयार करके रख दिया करें, टाइम पे मुझे ऑफ़िस जाना होता है। इसने नीचे आकर झुँझलाते हुए नाश्ते की टेबल पर बुआ को कहा जो खाना सर्व कर रही थी, लेकिन इसका मकसद विश को सुनाना था, जो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए अयान को नाश्ता करवा रही थी। वो इसकी यही नज़रअंदाज़ी दाऊ शाह को चलते तवे पे बिठा गई थी, और उसकी मजबूरी तो ये थी कि वो चीख और चिल्ला भी नहीं सकता था, इसलिए चलते-कूदते इन पे अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहा था। सबसे पहले तो ये काम विश बीबी करती थी। बुआ ने बौखलाते हुए कहा, तो उसकी नज़र मेहर पर गई, जो कान लिपटे इसे नज़रअंदाज करने में मगन थी। वो इसके नज़रअंदाज करने पे बिलबिला कर रह गई, और लब खींचकर बुआ से मुखातिब हुआ, देख नहीं रही आपके आपके कि बिया के बीवी कितनी मसरूफ़ है, तो आप मुझे मेरे कपड़े निकाल दें, ये ना हो कि इनकी मसरूरियत में कभी कमी आ जाए। इसने जलते-भूनते और कहा कमरे में चला गया, जबकि विश इससे ज़्यादा देखने लगी। इसे समझ नहीं आता कि दाऊद इतना दब किस बात पे रहा है। हूँ मुझे क्या, इसने कहकर शाने झटके, और जो मेरे वो और वो जो महविश का इंतज़ार था, बुआ को अपने पीछे आते देखकर इसके अरमानों पे ओस पड़ गई थी। दाऊ जलते-कुलते ऑफ़िस को तो चला गया था, मगर वहाँ जाकर भी इसका पूरा दिन बेचैनी में गुज़रा। इसने मुझे नज़रअंदाज किया, दाऊ शाह को वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो नहीं जानती कि बीवी के क्या फ़राइज़ है? अपनी सोच पे वो खुद ही टटका। बीवी, इसने इस लफ्ज़ पर गौर किया, क्या मैं इसे दिल से अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ? इसने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब दिल ने फ़ौरन हाँ की सूरत में दिया, जिस पे वो तलमला कर रह गया। मुझे इससे क्या चाहिए? वो जो मर्ज़ी करे। मैंने पहले दिन इसे कहा था कि वो बस बच्चे की माँ बन के रहे, फिर मुझे इसकी मुँह मोड़ने पे जलन क्यों हो रही है? सवाल तो हज़ार थे इसके दिमाग में, मगर जब सिर्फ़ एक चीज़ से वो नज़र चुरा रहा था, वो ये हकीकत तस्लीम करने नहीं चाहता था कि वो एक बार फिर से मोहब्बत कर चुका है, वो भी किसी और नहीं बल्कि अपनी भी बीवी से। मगर दाऊद की आना आड़े आ रही थी इसकी मोहब्बत के दरमियान। वो एक बार मोहब्बत का ढसा हुआ था, दोबारा इसका शिकार नहीं होना चाहता था, मगर महरवेश की इतनी अच्छी नेचर और अपने बच्चों पे जान झड़कनी हद तक इसका प्यार देखकर वो इससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया था, मगर वो ये तस्लीम नहीं करना चाहता था। अगर वो मुझे इग्नोर करेगी, तो मैं भी इसे इग्नोर करूँगा। दाऊद शाह हूँ मैं, हर लड़की के दिल की धड़कन खुद उसको अपनी तरफ मुतवज्जह ना किया, तो मेरा नाम भी दाऊद शाह नहीं। वो महरविश की इज़्ज़त में खुद भी बच्चा बन चला था, जिसका इसे खुद भी अंदाज़ा न हुआ था। अगर वो गौर करते तो देखता कि पुराना शाह लौट आया, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बदला हुआ।
महविश दाऊद के आज के रवैये के बारे में सोच रही थी, जो बदला-बदला सा था। महविश सोच चुकी थी कि वह दाऊद से तब तक कलाम नहीं करेगी, जब तक दाऊद इससे माफ़ी नहीं माँग लेता। जो भी था, इस बार दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका एहसास दिलाना दाऊद को बहुत ज़रूरी था। उन्हीं ख़्यालों में घूमते-फिरते रेयान और अयान की आवाज़ों पर वो बाहर लॉन्च पे आई, जो स्कूल से गर्मी के में बेहाल होते आए थे। गर्मी से इनके सफ़ेद काले चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। दोनों आतिया मामूल की तरह से इसे लिपट गए थे। दोनों की जान बसने लगी थी इसमें। तभी दोस्तों से भी ज़्यादा इसे चाहते थे। इसके साथ वक़्त गुज़ार रहे, मस्तियाँ करते। महविश के आने से अब इनकी ज़िंदगी का ख़ला पूरा हो गया था। अभी भी महविश ने दोनों पसीना अपने नए शिफॉन के दुपट्टे से साफ करते इनका शिद्दत से सुर्ख तो पड़ता मुँह चट चुमा, जिस पे दोनों खिलखिलाकर हँसती। ये इनके रोज़ का मामूल था। इसने फ़ौरन उठते इनके लिए ठंडे ठार मिल्कशेक का इंतज़ाम किया, जिसे वो बड़े मज़े से खटाखट पी चुके हैं। मम्मा, आपको पता है कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग है, आपको और पापा को जाना है। फाइनली हमारी भी मम्मा पहली दफ़ा हमारे साथ जाएँगी। हम सबको हाँ, हम अपनी मम्मा दिखाएँगे। अयान मिल्कशेक का गिलास ख़त्म करता जोश से बोला। उसकी दूध की बनी मूंछें देखकर महर ने केकमा मुँह में दबाया और फटाफट टिश्यू से इसका मुँह साफ किया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आज पापा आएँगे तो इनको बता देना। इसकी बात पर दोनों ने ज़ोर-शोर से सर हिलाया था। इनका प्यार देखा बुआ बार-बार सदके वारी जा रही थी। शाह जब घर में दाखिल हुआ तो नज़रें अतराफ़ में घूमी, महविश की तलाश में, मगर नाकाम लौट आई थी। लेकिन जो ही इसने किचन से झलकता नीला आँचल देखा तो गर्दन फ़ौरन अकड़ा ली। वो समझ गया था महविश ने इसे देख लिया, तभी इग्नोर किए आगे बढ़ गया। महविश ने रेहान के आगे के हाथ खाने का पैगाम बजाया, जो इसने ही कह के नज़रअंदाज कर दिया कि मैं रास्ते में खाकर आया है। अयान और रेहान दोनों विश के इशारे पे दाऊद के पास गए, सलाम करके इसकी गोद में बैठ गए। कैसी है मेरी चैम्स? इसने दोनों को गले लगाते हुए पूछा। फाइन डैड, दोनों ने यकज़बान होकर पूछा। डैड, कल हमारी पेरेंट्स मीटिंग है, कल हम आप दोनों को लेकर जाएँगे। अयान ने इश्तियाक से कहा, जैसे इसे रज़ामंद कर रहा हो। मैड ने इसे थम्स अप का इशारा किया। मगर बेटा, कल तो मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। फिर सही, इसने परेशानी से कहा, मगर महर के गुस्से से गला खकाड़ने पे वो होश में आया। जो इससे गुस्से से तंबी निगाहों से देखती आयन की तरफ इशारा कर रही थी, जिनका मुँह इसके न जाने का सुनकर लटक चुका था। लेकिन मानने की कोशिश करूँगा, डोंट यू वो बोथ वरी। इसने मेरी विश का इशारा समझ के झटका तो दोनों खुश हो गए। जबकि महविश इतनी देर में पानी का गिलास ले आई। जहाँ जो ही इसने दाऊद को गिलास देना चाहा, वो नज़र के अंदाज के अंदर चला गया। पीछे मैं वे इसकी इतनी ज़रूरत पे मुँह खोले देखने लगी। एक तो मैं इनसे नाराज़ हूँ, मिस्टर फन्ने खान खुद बनाए मुँह सजाए घूम रहे हैं। मैं भी मेरवेश हूँ। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, पहल मैं नहीं करूँगी। इसने जलते-घुलते सोचा। मम्मा, आप रोज़ अयान की मालिश क्यों करती हैं? रेहान ने बड़े बूढ़ों के अंदाज़ से मेहरविश को जाँचती नज़रों से देखते कहा। जो इन दोनों को रात में दूध का गिलास पिलाते, अब सोने के वक़्त अयान की डिसेबल टाँग की गरम तेल से मालिश कर रही थी। महर इसकी बात पर मुस्कुराए कहा, ताकि मेरा शेर बेटा बगैर किसी सहारे के चलने के क्या बल्कि दौड़ने लगे। महर ने अयान की नरम हाथ से मालिश करते हुए रेहान को जवाब दिया, जिस पर रेहान ने अयान को ज़बान चढ़ाकर चिल्लाया, मम्मा, मगर डॉक्टर अंकल ने तो कहा था कि अयान कभी नहीं चल सकता। रेहान ने दुःख से कहा, और ये कहते इसकी आँखों में मोटे-मोटे आँसू थे। अयान इसका जुड़वा भाई था और इसकी कमी का सबसे ज़्यादा दुःख रेहान को ही होता था। मेरा बच्चा, इधर आओ मम्मा पास। महर ने इसकी आँखों में आँसू देखकर तड़प कर इसे बुलाया। मेरी जान, अल्लाह जो हमारा रब है वो बहुत करीम है। अगर हम इससे माँगेंगे तो वो हमें ज़रूर नवाज़ेगा। इसलिए हम हर नमाज़ में अयान के लिए दुआ करते हैं ना। इसने महर की बात पे मासूमियत से सर हिलाया। तो देखना, रेहान ज़रूर भागने लगेगा। अब तो वो अल्लाह के करम से बगैर सहारे के चलने भी लगा है। इसकी बात पे रेहान ने पूरी आँखें खोलकर अयान को देखा। ये कब हुआ? इसने हैरत से पूछा। जब आप डैड की स्टडी में बुक्स पढ़ते हो, तब अयान और मैं चलने की प्रैक्टिस करते हैं। अयान ने रेहान को घूर कर देखा, जिससे इससे इतनी बड़ी बात छिपाई और भनक भी न रखने दी, जिस पर अयान खिसखिसा कर रह गया, जबकि वे शब्द दोनों की नोक-झोंक को एंजॉय करने लगी। सुबह वो मीटिंग में जाने के लिए अच्छा सा तैयार हुई, क्योंकि अब वो विश नहीं बल्कि मिसेस दाऊद की हैसियत से स्कूल जा रही थी। स्कूल जाने का सोचकर इसका दिल भी घबरा रहा था। वो जानती थी कि इसकी सब कुली इसे रेहान अयान की अम्मा के रूप में देखकर इससे 100 सवाल करेंगी, मगर वो अपने आप को तैयार कर चुकी थी इनके जवाबात के लिए। और फिर दाऊद भी तो आएगा, इसके साथ होगा, ये भी सोचकर वो मुतमईन हो गई। मगर जो ही रात को दाऊद का खुद को नज़रअंदाज करना याद आया तो कुढ़ कर रह गई। मगर देरी का एहसास करती फ़ौरन बाहर भागी, जहाँ ड्राइवर इसका इंतज़ार कर रहा था।
वो स्कूल पहुँच गई थी मगर दाऊद अब भी नहीं पहुँचा था। इसने गाड़ी में 15 मिनट इंतज़ार किया। इसको बार-बार कॉल करने के बावजूद इसका फ़ोन एंगेज आ रहा था। उसी से उसने फ़ोन स्विच ऑफ किया और बैग में डाल दिया। वो गहरा साँस भरती अपना दुपट्टा सही करती गाड़ी से बाहर निकली और स्कूल के अंदर बड़ी चौकीदार ने इसे पहचानते फ़ौरन सलाम ठोका था। जैसे-जैसे वो अंदर बढ़ती गई सबको हैरत का यही हालत था। कहाँ वो सादी-सी चादर में लिपटी पुराने सूट पर गुज़ारा करने वाली वेश और कहाँ अब के स्टाइलिश सा ब्रांडेड सूट पहने हुए एक पोश इलाके की मुहज़्ज़ब खातून लग रही थी। वो जब मीटिंग हॉल में दाखिल हुई तो तब भी सब टीचर के मुँह हैरत से खुले थे। इसकी शानदार अपीयरेंस देखकर वो नाक की सीट में चलती हुई रेहान की क्लास टीचर के पास गई। अस्सलाम वालेकुम विश ने इख़्लाक़न सलाम किया। वालेकुम सलाम मिस विश साहिबा, इतनी देर बाद कैसे आना हुआ? आपने तो रिज़ाइन कर दिया था। इस टीचर ने इसे जाँचती नज़रों से इसे देखते कहा। मगर विश ने इसका जोशाना अंदाज़ को बामुश्किल ज़ब्त किया और सराहकर बोली, मिस शम्सा मुझे रेहान की रिज़ल्ट रिपोर्ट चाहिए। मगर मिस विश आज जैसा कि आप जानती हैं ये रिवॉर्ड सिर्फ मदर या फादर ही रिसीव कर सकते हैं, स्टूडेंट की टीचर नहीं। आप तो इस रोल से वाकिफ़ ही होंगी। मिस शम्सा ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। महरविश ने इसके अंदर तक उतरती नज़रें महसूस करते नागवारी से कहा, मिस शम्सा मैं यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और वैसे भी मैं इनकी रिपोर्ट टीचर की नहीं बल्कि मदर की हैसियत से लेने आई हूँ। इसकी बात सुनते ही न सिर्फ मिस शम्सा बल्कि कान इधर ही लगाकर सुनती बाकी टीचर्स की भी आंखें फट पड़ी। क्या मतलब? वो हैरत से बोली, आई एम मिसेस दाऊदा शाह। इतना इंट्रो काफ़ी था, ये कुछ और भी कहना पड़ेगा। इसने अंदाज़िए अंदाज़ में कहा तो मिस शम्स हड़बड़ा गई। नो मिस दाऊद, ये लें अयान और रेहान का रिज़ल्ट। आपके बच्चों ने इस दफ़ा टॉप किया है। पहली दफ़ा पोज़ीशन इनकी है और होती भी क्यों नहीं, जब माँ इतनी होनहार हो तो बच्चे तो कामयाब होंगे ही। ये मिस शम्सा ने इसका स्टेटस देखकर फ़ौरन पैंतरा बदला और खुश-आमदीदी लहजे में बोली। इसने फ़ौरन दोनों के रिज़ल्ट का जायज़ा लिया। अपने बच्चों की कामयाबी देखकर इसकी आँखें खुशी से चमक गईं। तभी रेहान और अयान मम्मा मम्मा की रट लगाए खुशी और जोश से इसे पुकारते हुए और इससे लपट गए। सब टीचर हैरत से ये मंज़र देख रही थी। वो सब जानते थे कि रेहान अयान इसके बच्चे नहीं थे मगर फिर भी एक पराई माँ से इतनी मोहब्बत और निरक्ष महसूस हुआ। इसने आगे बढ़कर दोनों का सर चूमा। मम्मा पापा कहाँ हैं? अयान ने इधर-उधर नज़र घुमाते दाऊद को ढूँढने की नाकाम कोशिश की। वो वहाँ होता तो इन्हें दिखता ना। बच्चा वो किसी काम में बिज़ी थे इसलिए नहीं आ पाए। महने घुटने के बल घिरते अयान को कहा जिसका मुँह और दाऊदशाह के ना आने पे लटक चुका था। डोंट बी सैड बच्चा, हम अभी केएफसी जाएँगे, वहाँ से प्ले लेना फिर खूब मज़े करेंगे, वहाँ ठीक है? और पापा को तो आज हम ठेंगा दिखाएँगे। महरवेश ने इसका उदास चेहरा ना देखा तो इन दोनों को खुश करने के लिए कहा। इसकी बात सुनते ही दोनों खुशी से उछल पड़े। सच्ची माँ? रेहान ने इश्तियात से पूछा। मुच्ची मेरा बेटा। दोनों खिलखिलाकर हँस दिए। प्रिंसिपल मैडम को आता देखकर वो उठ खड़ी और रेहान को अपने बैग लाने का कहती हुई मैडम से मिलने लगी। जबकि वो दोनों बैग्स लेने जा चुके थे। मैडम भी दूसरी टीचर की ज़बानी दाऊदशाह की बीवी को मिलने आई थी, जबकि महरविश को मिसेस दाऊदशाह के रूप में देख के इन्हें भी शदीद झटका लगा था। महर, मुझे बहुत खुशी हुई जान के। आओ बैठो ना, क्या पियोगे तुम, चाय या ठंडा पानी? ठंडा कॉफ़ी। दाऊदशाह को कौन नहीं जानता था, उसकी बीवी को उससे नाराज़ करना एक अहम काना बात थी और वो भी तब जब वो आपके इंस्टीट्यूट को भारी फंड देता हो। नहीं मैडम, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, फिर कभी सही। अभी मेरे बच्चे बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। इसने रस्मी सा मुस्कुराकर कहा और किसी और दिन मिलने का वादा करती चली गई। अब तो इसे बनावटी लहजे की आदत हो गई थी, फिर कैसे न समझती कि लोग अपना मफ़ाद देखकर ही आओ-भगत करते हैं। रेहान अयान एक को हाथ से थामे कंधे पे अपना बैग लटकाया ग्राउंड से लेकर आ रहा था जब रास्ते में इनका दोस्त तलहा मिला। अरे रेहान आया, मैंने सुना तुम्हारी मम्मा आई है, मुझे भी मिलवाओ। इसने इश्तियाक से कहा। हाँ, हमारी मम्मा बहुत प्यारी, एकदम रेड की तरह, इतनी केयरिंग है कि हमारे साथ खेलती है, हमारा फेवरेट खाना बनाती है और हमें पढ़ाती भी हैं। अयान ने पुरजोश लहजे में महरविश की एक-एक खूबी गिनवाई और बच्चा मुँह खोले सुन रहा था। वाह यार, तुम्हारी मम्मा तो बहुत कूल है, मुझे मिलवाओ, कहाँ है वो? रेहान ने इसकी बात को तस्दीक में सर हिलाया। इससे पहले कि उसे महर के पास ले जाते पीछे से आवाज़ आई, मैं हूँ इनकी मॉम। इन तीनों ने फ़ौरन पलट कर देखा तो रहमा नीम लिबास पहने, आँखों पे सनग्लासेस लगाए, इन्हें मसनूई मुस्कुराकर देख रही थी। झूठ बोल रही हैं आप हमारी मम्मा नहीं हैं। अयान जब रहमा को मोहर के मेहर की जगह मुतराफ़ी करवाते देखा तो गुस्से से नाक फुलाकर कहा, बच्चों मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, वो जो दूसरी औरत है ना वो महरविश तुम्हारी सौतेली माँ है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं करती हूँ। इसने शातिराना अंदाज़ से बच्चों के ज़हन को गुमराह करना चाहा। नहीं, आप झूठ बोले, वो डरती नहीं बल्कि डरती हैं आप हैं। मैं जानता हूँ आप बाबा की फर्स्ट वाइफ़ हैं, आप हमें पैसों के लिए छोड़कर गई थी। वी हेट यू। रेहान गुस्से से मुठियाँ बेचकर बोला। अपने बच्चे के मुँह से अपने बारे में यूँ तल्ख़ हकीकत सुनकर उसका गुस्सा सवा नज़े में पहुँचा। शट अप यू मोरन, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। वो गुस्से से रेहान का बाजू अपने लंबे नाखून से दबोच कर चीखी। ऐन ने जब देखा कि रायमा ने रेहान को डाँटा और सख्ती से पकड़ा तो इसने गुस्से से इसे पीछे धक्का दिया। पीछे हटो, छोड़ो
छोड़ो मेरे भाई को चुड़ैल। इसकी बात पर रहमा का मीठा शॉट हुआ। क्या कहा तुमने मुझे चुड़ैल? लो अभी बताती हूँ चुड़ैल क्या करती है। इसने रेहान को छोड़ा, अयान को एक घुमा कर थप्पड़ मारा, जिससे वो कमसन बेचारा डर के हमारे मुँह पर नन्हे-नन्हे हाथ रख आँखें मीच गया। मगर जब कुछ न हुआ तो इसने अपनी आँखें खोलकर रहमा को देखा, जिसका हाथ हवा में मुलकता है, जिसे महविश ने सख्ती से थाम रखा था। इसकी आँखों में खून उतर आया था। महर को रहमा का हाथ मज़बूती से थामा देखकर अयान खुशी से चीखा। इनकी असल माँ तो अब आई थी इनको बचाने। रेहान भी भाई के साथ लग के खड़ा हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? इसने सुर्ख आँखों की ज़्यादती समेत रहमा को देखे चिल्ला से भाकर कहा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दाँतों तले रहमा को पीस कर बोल रही हो। रहमान इसकी खून रंग आँखों को देखा बमुश्किल थूक निकला, जिसे कच्चा चबाने जाने के दर पर थी। मम्मा इन चुड़ैल आंटी ने भाई को भी हर्ट किया, ये देखे। अयान फौरन रेहान के हाथ से लिप्स ऊपर करता रहमान की सख्त निगाहों उंगलियों के निशान दिखाने लगा, जो रेहान का बाजू पूरी तरह सुर्ख कर चुके थे। यहाँ महविश की बस हुई थी। इस पर कटी कबूतरी ने इसके बच्चे को हाथ लगाया तो लगाया कैसे? इसने रहमान का पहले से थामा हुआ बाजू मोड़कर इसके पीछे लगाया कि इसकी चीखें बेसाख्ता बुलंद हुई थी। कहा था ना मेरे बच्चे से दूर रहना, मगर शायद तुमने मेरी वार्निंग पर गौर नहीं किया। ये बच्चे मुझे जान से अजीज है, इनके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ, जान ले भी सकती हूँ। इसने राहिमा के कान में कराकर कहते इसका बाजू इतनी शिद्दत से पीछे का मोड़ा कि इसके बाजू को शदीद झटका लगा और उसे शिद्दत से चीखती रोने लगी। यकीन इसका बाजू फ्रैक्चर हो चुका था। छोड़ो मुझे, यू ब्लडी डाइन, मैं तुम पर केस कर दूंगी। राहिमा बेबसी से चीखी पे किस बला को वो अपने पीछे लगा चुकी थी। इसने खुद को कोसा। बच्चे इसकी दुर्गत बनने पर खुश हो रहे थे। ये है हमारी सुपर मॉम। अयान ने पुरजोर लहजे में अपने दोस्त को बताया, जो खुद एक्साइटेड सा महर की कारस्तानियत देखकर खुश हो रहा था। वाह तुम्हारी मम्मा तो ग्रेट है। महरविश ने राइमा को झटके से आगे करते किसका एक थप्पड़ कराकर सर राइमा के मुंह पर रसीद किया, जिससे न सिर्फ इसका मुंह पूरी तरह सुर्ख पड़ चुका था, बल्कि दिमाग भी बिन पे ही घूम चुका था। यहाँ तक कि इसे दिन में तारे नजर आ गए। वो नीचे गिरी करा रही थी जब मैंने इसके पाँव नीचे घुटने के बल झुकते कहा, आइंदा मेरे बच्चे के करीब भी भटकी तो तुम्हारी हड्डियों की गारंटी मैं नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर है सिटे ओए। जिसका लहजा खतरनाक था, संजीदा था। खुद टीचर ने ये मुझे अच्छी तरह दांतों तले उंगलियां दबाए देखा था। कहाँ देखी थी उन्होंने ऐसी माँ जो पराई होते हुए भी बगैर बच्चों से शदीद मोहब्बत करे। जब वो उन दोनों को लेकर जाने लगी तो रायमा के जहरखन लहजे में कई बात पर वो रुकी। चाहे जितना मर्जी झूठा प्यार जता लो, आखिर रहोगी तो तुम इन डिसेबल बच्चों की सुतीली माँ ही ना। इसकी बातें महर के दिल पे तीर की तरह बेहोश हुई थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर इसके कमजोर का मुंह तोड़ती तो रेहान ने इसका हाथ पकड़कर सर नफी में हिलाते इसे जाने से रोका। बहन ने पहले इसके मासूम चेहरे पे फिर नफरत से नीचे गिरी रहमा पर एक नजर डाली, जो दर्द के बावजूद हाथ तुड़वाकर भी ईंटों की तरह मुस्कुरा रही थी। है हिम्मत तो अगले माह में अपने बच्चे को रेस का कंपटीशन में जितवा कर दिखाऊं। ओप्स तुम्हारा बच्चा तो लंगड़ा है, वो कैसे जीतेगा? वो तो ठीक है, चल भी नहीं सकता है। इसे तंजिया का एकमा लगाते कहा, तेरी तो। बहन ने इसे और थप्पड़ रसीद किया, जिसे वो गुस्से से चीखी, है हिम्मत तो मुकाबला करके दिखाओ, जितवा के दिखाओ अपने बच्चे को। इससे पहले कि उसकी दूरियां बनाती अयान की आवाज़ पे वह से मुड़ी, मैं लूँगा कंपटीशन में से और जीतूँगा भी चुड़ैल आंटी, और आप देखती रह जाएंगी। आप मेरी मम्मा को ऐसे बातें नहीं कर सकती। अयान ने गुस्से से रायमा को सख्त सुनाते हुए कहा, जो इसकी माँ को बातें कर रही थी। अयान इसने सर्जिश की, नो मम्मा, मैं इस दफ़ा ज़रूर हिस्सा लूँगा और जीतूँगा भी। आई विल मेक यू प्राउड। ने वो किसी दौर नहीं टला था। इसने बेबसी से इसे देखा, फिर रायमा को शातिन नज़रों से इसे देख रही थी। वो जानती थी ईशा ऐसा कभी नहीं जाएगा और फाइनल कंपटीशन वाले दिन महरविश को इस बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। बोलो कि अब फिर क्या चैलेंज मंजूर है? इसने तमस्खर से देखते कहा, जबकि मैर ने इसकी बातों बच्चे को देखा जिसे हाँ करने का इशारा कर रहे थे। चैलेंज एक्सपेक्टेड। इसने भी आंखें मीचते एक अज़म से कहा, तो फिर एक माह बाद मिलते हैं यहाँ ही, लेकिन तुम्हारी जीत पर नहीं बल्कि हार पर। रहमा ने कहकमा लगाते कहा, देखते हैं। इसने भी तंजिया का और रेयान अयान को लेती वहाँ से निकल गई, लेकिन जाते वक्त इसके चेहरे पर सख्त परेशानी रकम थी। दाऊद ने जब सेल फ़ोन ऑन किया तो महविश की लातादार मैसेज और कॉल्स शो हो रही थी। उफ़! मैं कैसे भूल गया कि आज बच्चों की मीटिंग है। कितने दिल से कहा था उन्होंने मुझे, और महर इसने तो नाराज़गी के बावजूद इतनी मैसेजेस और कॉल्स किए। कैसे मैनेज किया होगा इसने? उफ़! दाऊद, शायद तेरे भूलने की आदत किसी दिन तुझे अपनी बीवी के हाथों मरवाएगी। इसे महविश का कॉल करते मुँह में बड़बड़ाते कहा, मगर आगे से फ़ोन स्विच ऑफ कर रहा आ रहा था। इसने माथे पे बल डालते घूर कर फ़ोन को देखा, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? इसने फ़ोन को यूँ करा जैसे महविश को घूर रहा हो। इसने वॉच पर टाइम देखा तो 4:30 का वक़्त हो रहा था। ओहो! अब तो घर भी चले गए होंगे वो सब। इसने अफ़सोस से कहते सीधा घर के नंबर पे कॉल की। घर में बुआ ने फ़ोन उठाया था। बुआ, बच्चे और महर कहाँ हैं? दरअसल महर का फ़ोन नहीं लग रहा, इसलिए आपको कॉल करके पूछा। मगर बेटा, अभी तो महर और बच्चे आए नहीं, वो तो सुबह के निकले, अब शाम होने वाली है, मगर अब तक वो नहीं आए। इन्हें तो तुम्हारे साथ आना था ना, क्या तुम वहाँ नहीं गए?
बुआ की बात ने इसे और परेशान कर दिया। इसने ड्राइवर को कॉल की मगर इसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसने गुस्से से फ़ोन साइड पर पटक दिया। आखिर ये गए तो कहाँ गए गए कहाँ? दूसरी तरफ महरवश और बच्चे मॉल में फ़नलैंड आए थे। मॉल आके महर के परेशानी थोड़ी ज़ाहिर हो गई थी मगर ध्यान अब भी राइमा की चैलेंज की तरफ था। वो दोनों इस वक़्त बॉक्सिंग लाइक्स बॉल्स वाले हिस्से में मौजूद थे, जहाँ का पूरा फर्श तरह-तरह के नरम-नरम, छोटे, बड़े-बड़े हर किस्म के बॉल से भरा पड़ा था। रेयान ने आते ही एक-दूसरे पर बॉल्स की बरसात शुरू कर दी। मम्मा ये देखिए ये मुझे ज़्यादा मार रहा है। अयान ने फ़ौरन महर को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जो राइमा के ख़्यालों में गुम थी। बच्चों आराम से बुरी बात लग जाएगी किसी को। मैंने ने दोनों को गर्दिश की। अभी वो बात ही कर रही थी कि दूर कहीं से इसके सर पे आके बॉल लगा। आज ये किसने किया? इसने तो इधर आँखें छोटी करते सबको घूरते देखा। जबकि अयान रैन इसकी हालत पे हँसते हुए दौरे हो रहे थे। जब इसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर गई जो बॉल के पीछे छुपने की कोशिश में था। मैंने इसकी चालाकी समझते फ़ौरन से बॉल उठाकर इसके सर पे मारा जिससे वो बच्चा धड़ाम से पीछे फैले हुए बॉल्स पे गिरा। रेयान अयान को यूँ मार कर हँसते देखकर मैंने इन दोनों को मज़ा चखाने का सोचा। इसने इन दोनों को भी एक-एक बॉल रसीद की जिससे उनका मुँह खुला का खुला रह गया और महर की परेशानी समझते हुए दोनों बॉल्स एक के बाद एक पकड़ते महर पे बॉल्स की बरसात कर चुके थे। फिर वहाँ जंग का ना एक रखने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसमें इन दोनों इनकी कलकलाहटें और खुशियाँ उरूज पर थी। अब शाह की तरफ देखें तो इधर-उधर परेशानी से पीरियड करता थक चुका था। मैं इन तीनों का कोई पता नहीं चल रहा था। इतनी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत तो इसको आने दो, मैं पूछना कि मुझे बताए बगैर कही कैसे? वो गुस्से से टहलते हुए सोच रहा था। महविश ने भी सही सज़ा दी थी इसे ना आने की। इसने सज़ा तो दाऊद को नाकों चने चबाए दिए थे। अभी वो और सुलझा-बुनता कि तीनों हँसते-खिलाते हुए अंदर दाखिल हुए थे। उसकी सुर्ख़ सूरत देखकर बामुश्किल सिसक करते अपने कमरे में चले गए। आखिर अपने शॉपिंग बैग भी तो रखने थे। आखिर अवेयरनेस पर दाऊद का दिल जलकर कोयला हुआ और वो पैर पटकते हुए के पीछे एक कमरे में दाखिल हुआ। अभी इतनी भी कौन-सी इमरजेंसी थी कि मुझे कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला। दाऊद ने लफ्ज़ खींचते हुए पूछा तो वो महज़ सर झटक के रह गए। बच्चों अपने बाबा से बोलो हमने स्कूल जाने से पहले इन्हें कॉल की थी मगर वो इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। अगर कर ली होती तो इन्हें पता होता कि हम इस वक़्त कहाँ जा रहे हैं। इसके जवाब पे वो दब के रह गया था तो ये अच्छा बदला लिया था इसने दाऊद की कॉल ना उठाने का। पता भी है मैं कितना डर गया था। पता है ना हालात आजकल कैसे हैं। इसने बच्चों की तरह मुँह करते कहा जो कभी मेहर की तरफ मुँह उठा के देखते तो कभी दाऊद का देखते जिन पे इनकी नाज़ुक सी गर्दन हिल कर रह गई थी। बच्चों अपने पापा से कह दो कि आप लोग अच्छे रिज़ल्ट के आने की खुशी में फ़नलैंड गए थे क्योंकि आपके पापा के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपको घुमाने ले जा सके, इसलिए मैं ले गई। अगर आप भी तो बातचीत का मुज़ाहरा हो गया है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ ताकि हम रेस्ट कर सकें। बच्चे भी इसकी तायद में सारे लाने लगे। इतना करारा जवाब था उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ऊपर से बच्चों की माँ की फर्माबरदारी पे वो दरवाज़ा पटक कर चला गया। ओह! माँ के चमचे। वो रात को काफ़ी काम लिए लॉन में टहल रहा था, साथ-साथ महविश के रवैये के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है अब हम दोनों को नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए, इसे मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए था। अब तो मैं भी इसे अपनी बीवी मान चुका, अब तो दिल ने ऐसी हालत बदली है कि कमबख्त इसको देखकर यूँ भड़कता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ जाएगा इसके दूर जाने से। इसने सर धनते सोचा और महर को अपने कमरे में शिफ्ट करने की बाबत सोच ही रहा था जब इसने छत पर महर को किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था। इसकी जासूसी रख भड़की तो वो फ़ौरन से बेशतर वहीं छोड़ा और ऊपर की जानिब लगा। 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ाता वो किसी बंदर को भी पीछे छोड़ गया था। नहीं, रमशिया रहने दो। महर की आवाज़ जो ही इसके कान में पड़ी वो पिलर के ओट में हो गया। रमशिया जो अरम की बुराइयाँ कर रही थी, अरम के फ़ोन खींचने पर इसको घूर कर रहने लगी। ये झूठ बोली भाभी, आपको तो पता है ना मैं कितना डिसेंट, लविंग और केयरिंग हूँ। इसकी दुआएँ उरूज पर थी। महरविश ने बेसाख्ता खिलखिलाकर हँसी। जी, अरम, मैं जानती हूँ आप कितने केयरिंग हैं। आप रमशा का बहुत ख़्याल रखते होंगे। बस मेरे ही शौक का मीटर घुमा हुआ है। इसके खिलखिलाने पे दाऊ जल भुन गया। आँखें अपनी ऐसी तारीफ़ पर बाहर निकल कर गिरने वाली होंगी। वो तो है ही खड़ूस। ऐसा लगता है कि हिटलर के जानशीन है। इसकी बात पे दाऊद को अलग सिरे से गुस्सा आया। अभी बताता हूँ कौन हिटलर और कौन रोमांस का बादशाह। इसने पिलर की ओर से निकलते महर को झपट कर अपने कंधे पर लादा बिल्कुल किसी बोरी की तरह। जबकि महर का दिमाग घूम गया था इस अचानक हफ्तात पर। दाऊद ये क्या बदतमीज़ी मुझे नीचे उतारे। इसने दाऊद के कंधे पे मुक्के बरसाते कहा, अब तो तुम्हें मैं अपने कमरे में शिफ्ट करके रहूँगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन हिटलर, कौन इमरान हाशमी। इसकी बात पे इसका मुँह सुर्ख हुआ जबकि कानों से धुआँ निकलने लगे थे। इसने न सिर्फ दाऊद के बाल खींचकर एहतजाज किया बल्कि टाँगें भी चलाई। अगर आपने मुझे नीचे ना उतारा तो मैं कंप्लेन कर दूँगी। आप सीधे सलाखों के पीछे चले जाएँगे एक लड़की से ज़बरदस्ती करने पर। इसने इसके कंधे पर काटते कहा। इसकी हरकत पे वो शौक सा हुआ। बेगम अभी
तो कोई ऐसा कानून नहीं बना जो एक शौहर को बीवी से अलग कर सके, और ये बात तो मैं आज अच्छे से पावर करवाऊँगा। इसने मेहर को कमरे में लाकर बेड पे पटकते कहा, जिसका साँस पूरी तरह फूल चुका था। इससे पहले कि वो बेड से खिसती, इतने में महविश की टाँग खींचते इसे अपने कब्ज़े में किया और ऊपर घने बालों के बादल की तरह छा गया। आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। की सख्त गिरफ्त में चिड़िया की तरफ पड़ाते कहा तो वो इस्ताज़िया मुस्कुराया, तिरछी नज़रों से इसका गहरा मुआयना करते हुए बोला, हिम्मत है तो छुड़वा कर दिखाओ आज मुझसे खुद को, क्योंकि आज तुम्हारी कुदरत और किस्मत दोनों में मैं ही हूँ। वो उस पे झुकने वाला जिस पे अपना साँस तक रोक लिया था। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरी रज़ामंदी के बगैर, इसने कँपकँपाते लहजे में कहा। अच्छा, और मुझे रोकेगा कौन डियर बेवफ़ी? इसने एक आबरू उचकाते शरारत से कहा, जिससे महर का साँस अच्छा खासा सूख गया था। ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप पछताएँगे। इसने बहते दरिया को किसी तरीके बाँधना चाहा, जो शायद आज मुमकिन नहीं था। आप इससे पहले कि उसे कुछ और कहती, उसके लब ही सी गया और कमरे में बेनियाज़ी खामोशी राज छा गया था। दाऊद ने इसे एक ना चलने दिया और उस पर अपनी चाहतों की बरसात कर दी थी, यहाँ तक कि वो उसकी रग-रग में सरायत कर चुका था। राय फरार ना पाते हुए महर ने अपनी मज़म्मत तर्क कर दी, क्योंकि वो अपने महरम को नाराज़ करके खुदा की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी। पूरी रात इसने महरविश को एक कीमती आग बीने की तरह समेटे रखा था, मगर ये क्या हमेशा के लिए, या ये बस ज़रूरत वक़्त की उल्फत थी। सुबह का जो उजाला हुआ तो सूरज की शौआर ने सोए हुए दाऊद शौकी चेहरे का अहाता किया। वो कसमंदी से आँखें तक कम्फर्ट खींचता, दूसरे हाथ दाएँ तरफ पेट पे ढूँढता महरविश को ढूँढने लगा। वो जो रात के हसीन मनाज़िर में खोया था, बेड खाली महसूस करते इसकी आँख झट से खुली। ये कहाँ गई? इसने कम्फर्ट से सर बाहर निकालते सोचा, फिर आँखों में रात के हसीन शब आ ठहरे। कैसे इसने महर की रज़ामंदी के बगैर इससे सारे हकूक़ वसूल कर लेते। वो महरविश की बातें सुन इस हद तक जलिस हो चुका था कि इसने अपनी मोहब्बत को रात में महरविश के ऊपर खोलने का फ़ैसला किया था। बेशक वो इसके लिए तैयार नहीं थी, मगर वो रात अच्छे से इस पर वाज़ेह कर चुका था कि वो उसकी है तो इसकी ही रहे। इसकी नाराज़गी सोच के इसके पंजों तले अनाबिल अपने खैर मुस्कुराए थे, और वो फटाफट वॉशरूम में फ्रेश होने घुस गया था, क्योंकि अभी तो इसे महर को और तंग भी करना था। नीचे मैं तेज़ी से हाथ चलती नाश्ता बना रही थी, दिमाग उलझा हुआ था, ऐसा लगा था वहाँ से धोखा किया हो, मगर दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि ये हकीकत है, जल्द या बदरी ये तो होना ही था। रात वो पूरी तरह विश से बहरविश यानी दाऊद शाह की हकीकी मानी में बीवी बन गई थी। इन्हें मेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं वहाँ को क्या जवाब दूँगी? इसका दिल बैठा जा रहा था, मगर वो ये नहीं सोच रही थी कि वहाँ तो रहा ही नहीं, और जो अब इसका शौहर था, इसका साथ निभाना इसका फ़र्ज़ था। दाऊद नीचे आकर इसके कान के करीब जा झुका गंगाया तो वो हिलकर होश में आ गया, घबरा कर पीछे ही पलटी थी कि दाऊद शाह के सीने से जा टकराए, वो जो पहले इसके लंबे बालों की आबशार में खोया था। खुशबू से भरा नरम व गज़ाद वजूद सब अचानक इसके सीने से टकराया तो उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। रात के हसीन लम्हे अचानक ही ताज़ा हुए थे। इसने भी बगैर देखे कि इसके मखमली वजह को वह अपने बाहों के तंग घेरे में बाँधा था। उसकी नम ज़ुल्फ़ों में मुँह घुसाए इसकी दिलफ़िरे महक को अपने अंदर उतार रहा था। कितना खूबसूरत है ये, ऐसा ऐसा तो इसे कभी रहमा के साथ भी महसूस नहीं होता, जो महरविश के साथ होता था। वो इससे अलग होने की कोशिश में हलकान हो रही थी। छोड़ें मुझे, छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़बरदस्ती करने से मैं आपसे प्यार करने लगूँगी, तो निहायत गलत सोच है। आपकी मोहब्बत दिल से जीती जाती है, कि ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। इसने अपने आप को भरपूर मज़ामत करते छुड़ाने की कोशिश करते कहा। दाऊद शाह ने इसकी कसमनाने पे इसको थोड़ा-सा दूर किया, लेकिन गहरा अभी तक तंग था, इतना कि इन दोनों की सांसें एक-दूसरे के चेहरे को आराम से सुलगा रही थी। कल की हसीन रात के बाद भी तुम्हें ये खुशफ़हमी क्यों लायक है कि मेरी जान के तुम मुझसे फ़रार हासिल कर सकती हो दाऊद शाह से। भूल है तुम्हारी मिसेज़, मैं अपनी चीज़ों के बारे में इतना पॉज़िटिव हूँ, तुम तो मेरी फिर बीवी हो। बीवी के रहने पे रुतबे पर फ़ाइज़ हो, और मेरे दिल पे मलका बनकर, और मज़े की बात इस बात का एहसास भी मुझे कल ये ही हुआ है। मैं सिर्फ़ तुम्हें अपने रंग में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे मेरी गुर्बत के रंग के सिवा मुझे और कुछ नहीं जचता। दाऊद शाह ने इसे ऊपर से नीचे कहती अंदर तर्जनली बेबाक नज़र से देखते कहा तो वो शर्म से लाल होती अदा की पनाह में फड़फड़ा कर रह गई। "यू चीप इंसान!" महरविश ने इसके कंधे पे मुक्के बरसाए। "शी चीप नहीं मिसेज़ मोहब्बत करने वाला बोलो।" इसने हल्के से महरविश के लबों को छूकर कहा तो वो वहीं आँखें फाड़े इसे देखने लगी, जबकि दाऊद इसकी बिखरी हालत देखकर जी-जान से मुस्कुरा दिया। यही तो चाहता था वो। पीछे बच्चों की आवाज़ सुनकर वो दोनों फ़ौरन अलग हुए। "बाबा ये आप क्या कर रहे थे?" ऐन ने रेहान की मदद से चेयर पे बैठकर दोनों हाथ कमर पर लड़ाकर मासियों की तरह टिकाते पूछा तो वो बौखला गया। हवास तो महरविश के भी मुअत्तल हो गए थे इस छोटे पैकेट बड़े धमाके की बात पर। बेटा वो मम्मा की आँखों में कुछ चला गया था, वही निकाल रहा था, दाऊद ने मुकलाते हुए कहा। "लेकिन मम्मा खुद भी तो निकाल सकते थे ना, आप मम्मा से दूर रहा करें, वो सिर्फ़ हमारी मम्मा है और वैसे भी हम आपसे नाराज़ हैं।" दाऊद तो अपने बेटे के सवालों पे चकरा कर रह गया था। ये अफ़लातून किस पर चले गए थे। "बेटा मम्मा को नज़र नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं निकाल रहा था," इसने वज़ाहत देते कहा, जैसे इन दोनों सिरे से इग्नोर कर दिया। "फिर भी आप मम्मा से दूर रहा करें।" रेहान ने भी छोटी-सी नाक सिड़कते देखा तो महविश लब खींचकर हँसी कंट्रोल करने लगी, जो दाऊद शाह ने बड़ी खा जाने वाली नज़र से देखी थी।
दोनों बच्चे ही सवा-शेर थे। दाऊद शाह को तो तब चढ़ी थी और कोई हुकुम बादशाह सलामत, इसने इनको कुर्तेला से बातें कहा तो बच्चों का बड़ा शान-ए-बयानी से जवाब आया, रात से मम्मा हमारे साथ सोया करेंगी क्योंकि वो हमें स्टोरी सुनाती है, इनके बगैर हमें नींद नहीं आती। दाऊद शाह ने दहल कर इनको देखा कि न जाने उन्होंने क्या माँग लिया हो। इसकी शक्ल देखकर महविश का कहकमा बेसाख्ता था। तुम कमरे में चलो फिर बताऊँगा तुम्हें। इसने महर को आँखों ही आँखों में वार्न करते हुए कहा तो मैं हूँ कह रह गए क्योंकि इसका केस तो उसके शेर बच्चे खुद ही लड़ रहे थे। बच्चों अब आप बड़े हो गए ना, मम्मा के साथ सोते अच्छे लगते हो, बेबी के अकेले सोया करो, मेरे बहादुर बच्चे बड़े बच्चे अकेले ही सोते हैं। इसने बच्चों की शातिराना अंदाज पे कायल करना चाहा मगर इसके बच्चे इससे भी सवा-शेर थे, तभी फ़ौरन पटक कर जवाब दिया, वो तो बाबा आप भी बड़े हो गए, फिर बाबा आप मम्मा के साथ क्यों सोते हैं? इनके सवाल पे दाऊद शाह का दिल किया दीवार पे सर मार ले या ऊँची बिल्डिंग से छलांग लगा दे। वो बेटा वो दाऊद शाह को उसकी चराग भर के बच्चों ने तंगीन का नाच नचा के रख दिया था। इसकी पतली हालत देखकर महविश के पेट में मेक्सी के मुड़ उठ रहे थे। चलो बच्चों इधर आओ और देखो मैंने आप दोनों के लिए फ़ेवरेट पैनकेक्स बनाए हैं। इसने अल्लाह अल्लाह करते हुए दाऊद की जान छोड़ बच्चों से छुड़वाई जो अपनी गुलो खलासी पर चलकर बोला, बाप तो मैं हूँ पर पता नहीं ये किस पर चले गए। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ तो मुझ पर ही जाएँगे ना। महविश ने आई ब्रूछ खाते उसको जलाते कहा जो उसकी हर बात मुँह फुलाकर गुब्बारा कर चुका था। रामा ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? शम्स जो रामा को पार्टी में तैयार होने के लिए कहने आया था, इसका फ्रैक्चर बाजू देखकर हैरत से पूछा, होना क्या था? मिल गई थी मुझे वो डायन, उफ़ मेरे हाथ में इस जाल ने इतनी ज़ोर के मरोड़ा कि फ्रैक्चर आ गया है, लेकिन इसको तो मैं छोड़ूँगी नहीं, भरे स्कूल में इसकी बेइज़्ज़ती न की तो मेरा नाम भी राइमा नहीं। इसने शुरू में अपने दुखड़े रोते आखिर में नफ़रत व हकारत से कहा तो शम्स चौंका, किसकी बात कर रही हो? वो ही दाऊद शाह की नाम की बीवी, इसलिए मैंने हाथ तोड़ा है। रहमा ने चलकर कहा, ओह! शम्स के लब गोल शेप में तौसीफ़ अंदाज़ में खुले, कुछ तो बात थी दाऊदशाह की बीवी में जो इसे तो मुतवज्जा कर रही थी। बेशक वो खूबसूरती शम्स की कमज़ोरी थी मगर इसको अपनी तरफ माइल महर की खूबसूरती से नहीं बल्कि निडर तबीयत और ज़ियानत ने किया था, जो नाइमा में तो नाम की भी नहीं थी। शम्स ने अपनी बीवी को देखकर सर झटका, अब इसे जल्द से जल्द महरविश से मिलना था, उसे खुद की तरफ मुतवज्जा करना था। और वो आज ही इससे मिलने का इरादा कर चुका था, चाहे इसे दाऊद के घर क्यों ना जाना पड़ता। आई एम गोइंग महर माई प्रीटीस्ट लेडी, इसने सरगोशी के अंदाज से बड़े गहरे लहजे में कहा। अब इसके नापाक इरादे क्या थे, ये तो वक्त के साथ-साथ पता चलना था। महर महर किधर हो यार, मेरा टॉवल नहीं मिल रहा, आकर दो मुझे। दाऊद की आवाज़ पे वो झंझला कर रह गई। सुबह से वो इसे 10 दफ़ा अपने हर छोटे-मोटे काम के लिए जानबूझकर बुला लेता और फिर इसके आने पे मैंने ख़याली नज़रों से देखता तो कभी इसके साथ गुस्ताखियाँ करके इसकी जान सूली पे लटकाए रखता। अब 10वीं बार बुलाने में महर का दिल किया कि दाऊद की गर्दन इसके हाथ में होती और वो उसकी कच्ची मरोड़ देती जो सुबह से सस्ते आशिकों की तरह हरकतें कर रहा था। इसने गहरा साँस खींचा और कमरे में दाखिल हुआ, टॉवल को बेड पे पड़ा देखकर इसका गुस्सा सा विनय से पर पहुँचा। भला किया था जो अगर वो टॉवल अपने साथ वॉशरूम ले जाता। दे भी दो यार, किस मर करके में चली गई हो। दाऊद शाह ने इसे चढ़ाते हुए कहा तो इसने खुनखार नज़रों से इसे देखा। ये ले, इसने एक चुटकी से टॉवल पकड़ते दाऊद को दिया जो वॉशरूम से हाथ बाहर निकाले टॉवल मिलने के इंतज़ार में खड़ा था। यार करीब तो आओ भला, मैं इतनी दूर से टॉवल कैसे पकड़ूँगा? तुम भी हद करती हो। महविश ने मशकूक अंदाज में से देखा कि आया वो सच में सीरियस है या बस इसे तंग कर रहा है। मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा हूँ। दाऊद की झंझनाई संजीदा आवाज़ पर इसने मुतमईन होते अपना टॉवल वाला हाथ वॉशरूम की तरफ बढ़ाया, लेकिन देखते ही देखते दाऊद शाह ने टॉवल से इसका हाथ खींचकर इसे वॉशरूम में घसीट लिया था। वो एक चीख के साथ दाऊद शाह के भयानक कसरती सीने से आ लगी थी और आंखें ज़ोर से मीच ली थी। दाऊद उसके यूँ शर्म से आंखें बंद करने पे अपना कहक मसद करने लगा। आंखें खोलो, उसने रोब से कहा, क्या आप मुझे पागल समझते हैं? एक तो आप बगैर कपड़ों के नंगू-पुंगू घूम रहे हैं और ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि आंखें खोलो। हाउ चीप मिस्टर दाऊद। बहरवेश का इसका उल्टी फरमाइश पर सदमे से मुँह खुल गया था, तभी इसकी बात पर अपनी आवाज़ आँखों पर एक हाथ सख्ती से जमाए लम्ब भेजे बोली। इसकी बात पे दाऊद का कहकमा बेसाख्ता था। यार आँखें खोल लो, मैं कपड़े पहन रखे हैं। इसने इसे छेड़ते कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? इसने किसी अंदेशे के तहत पूछा था। जी जनाब, 100% इसकी बात का यकीन करते इसने अपनी आँखें आहिस्ता से खोली तो दाऊद शाह का सिर्फ एक अकुलते टॉवल में इसका चेहरा सरक से सुर्ख हुआ। इसने अपनी नज़रों का रुख फौरन से बेशतर दाएँ तरफ मोड़ा। कितने छिछोरे हैं आप, मुझे कह रहे हैं कि कपड़े पहन रखे हैं और यहाँ सलमान खान बने घूम रहे हैं बगैर शर्ट के। ना ना मैं पूछती हूँ, शर्म बेच रखी है आपने? महरविश ने एक हाथ कमर पे टिकाते लड़कों को अल्लाह का औरतों की तरह इसे खरी-खरी सुनाते कहा तो वो दाँत देने वाले अंदाज में इसे देखने लगा, मगर बीवी से तो कोई पर्दा नहीं होता ना।
इतने इसने महल के करीब खिसते कहा तो महल ने पीछे होकर फरार होना चाहा, मगर दाऊद बाहों का घेरा तंग करता इसके जाने की तमाम राय मुस्तरद कर चुका था। देखिए, मैंने कब पाता लहजे में से समझाना चाहा, देख ही तो रहा हूँ। दाऊद ने फौरन इसकी बात उचकते गहरे लहजे में कहा तो इसके इतने करीब इतना आने पर सिमटा गई। मुझे जाने दे पीली, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसने मनमनाते हुए कहा। और जो तुम मुझे इंतजार की सूली पे लटकाए रखी हो, वो मेरे भी तो कुछ हुकूक है ना। इसने मेहर का नचला लब सहलाते हुए कहा तो इसे और इरादा समझ से फ़ौरन लब मुँह के अंदर भेज के रह गए। दाऊद उसकी हिफाज़ती तदाबीर पर मुस्कुरा दिया। देखिए, आप ना आए, मुझे जाने दें, वरना महर ने धमकी के अंदाज़ में कहा, वरना क्या, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगा, बल्कि अपने साथ तुम्हें भी नहलाऊँगा। इससे पहले कि वो कुछ समझती, इसने शॉवर ऑन किया तो महर बौखला गई। शॉवर की गिरती बूंदों ने इसके कपड़े गीले कर दिए थे, जो इसके जिस्म के साथ चिपक कर तमाम ने नशे व शरारत ज़ाहिर कर रहे थे। ये कह के आपने मैं अभी सुबह ही नहाई थी। मैं सदमे में गहरी आवाज़ से बोली, हाथ आगे करती अपने जिस्म को ढाँपने की कोशिश करने लगी। शर्म के मारे इसका दिल किया ज़मीन पे गड़ जाए, तो क्या हुआ, मेरे हुकूक पूरे करना तो तुम्हारा फ़र्ज़ है ना। दाऊद की नम आवाज़ और सुलगती साँसों ने इसकी गर्दन पे गर्दिश की तो इसको अपना साँस सीने में अटकता महसूस हुआ। दाऊद वो कब तक आते लहजे में बोली, इस पल को महसूस करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी सिर्फ तुम्हारे तन मन में उतरना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसके लबों पे अपने लबों की सख्त सुलगती गिरफ्त जमा गया और उसकी सांसें पल में रुक गई थी। पानी में भीगते हुए दो वजूद दुनिया व किस्मत से अनजाने एक दूसरे में खोते चले गए थे। महविश की मजम्मत आज फिर काम न आई थी और वो बेबसी से देखती रह गई थी दाऊद को, जो इस पर अपनी जुनून खेजी लटा रहा था। ये अगले दिन की बात है, जब मैंने कैफ़े में दाऊद को किसी और लड़की के साथ बैठे देखा था। महर एक पल को समझ ना कि ये हुआ क्या है, ये दाऊद किसके साथ है, मुझे इससे क्या, मुझे जलन क्यों हो रही है। इसने सर झटक कर कहा, मगर इसे खतरे की बू साफ महसूस हो रही थी, क्योंकि इस लड़की का पहनावा और अदाएँ इसे किसी अनहोनी पेशे खैमा लग रही थी। दाऊद तो इससे रिश्ता कायम हो चुका था, बेशक इसकी मर्ज़ी के बगैर ही सही। बस इसके दिल में ये फाँस थी कि दाऊद ने अब तक इससे माफ़ी नहीं माँगी थी, शायद अना के मारे मर्द माफ़ी माँगने से हिचकिचाते हैं। वो ऐन की मालिश करती, जब इसे आज सुबह का मंज़र याद आया, जब इसने एक लड़की को बाहर दाऊद के साथ देखा था। वो तब इस बारे में सोच रही थी, कौन थी वो लड़की और वो दाऊद के साथ क्या कर रही थी। इसने इधर-उधर पेंडुलम की तरह मार्च करते हुए गुस्से का एकदम शदीद जलन का एहसास हुआ था इसे। वो तो कभी वाज को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करती थी, तो अब भला दाऊद को किसी और के साथ कैसे देख पाती। वो भी दिल से इसे शौर मान चुकी थी। वो अलग बात है कि इसके आगे बहुत भाव खाती थी, नखरे दिखाती थी, मगर दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी, जिसका एहसास इसे अब शिद्दत से हो रहा था। अगर आप मुझे वो चमक चलो इनके पास देखी अगर अब मुझे वो चमक चलो इनके पास देखी तो इसके पैर कुतर दूँगी मैं हूँ। वो दिल में मुसम्मिल अदा किए नीचे बैठ गई, जहाँ इसके बच्चे इसके मुंतज़िर थे। दाऊद शाह ऑफ़िस में मसरूफ़ था, जब महविश के बड़े भाई ने इसे कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम दाऊद मियाँ, आप तो ऐसे हमारी बहन को लेकर गए हैं कि घर का रास्ता ही भूल बैठे हैं। अब तो आपकी शादी को भी सवा साल का अरसा बीत चुका है और आपने महविश के साथ एक बार भी घर का चक्कर नहीं लगाया। इनका शिकवा भी बजा था। दाऊद ने माथा 2 उँगलियाँ मत से मसला वो इतनी ज़रूरी बातें कैसे भूल जाता था। आखिर इसने कभी ये क्यों ना सोचा कि महर का भी तो अपने घर जाने का दिल करता होगा, मगर उससे कहती भी कैसे। दाऊद शाह ने तो कौन सा इसे अपनी मर्ज़ी करने की इजाज़त दी थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो खुद भी इसने राब्ता नहीं करना चाहती थी। वालेकुम सलाम जी भाईजान, आई एम रियली सॉरी, मैं काम में इतना मसरूफ़ था कि मेरे को आपकी तरफ ला ही ना सका। इंशाल्लाह हम ज़रूर चक्कर लगाएँगे। इसने बात को समेटना चाहा, फिर कभी नहीं मियाँ, आज ही हमने आप लोगों के लिए दावत का एहतमाद किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा दिल रखेंगे और ज़रूर शिरकत करेंगे। वो ये कहते इसके तमाम बहाने मुस्तरद कर चुका था। वो बेबस सा इनसे कल आने का वादा कर चुका था और कोई चारा भी नहीं था। इनके इतने मुखलिस इसरार पर वो इनकी बात नहीं कर पाया था, रद्द नहीं कर पाया था। वो इनसे कल आने का वादा करता खुदाफ़िज़ कह गया। अब वो सोच रहे थे कि जब वो महर को इसके घर जाने का बताएगा तो इसका इसका कितना खुशनुमा रिएक्शन होगा। ये सोच कर ही मसरूर हो रहा था, क्या वाक़ई महर वहाँ जाकर खुश होती जहाँ इसके दुःख की दास्तान थी। ये दाऊद नहीं जानता था। दाऊद से आज फिर मैं महविश चुभती फिर रही थी, क्योंकि वो जब भी इसके पास होता है इसने अपने आप में जा रखता, हर वक़्त बौखलाए रखता अपनी शरारतों से। अब भी वो कब से बुआ के हाथ से बुलवाने का पैगाम भिजवा चुका था, मगर मजाल है जो महर गई हो। कई बार तो वो खुद आकर महर को आँखों ही आँखों में और घूर कर कमरे में आने की वार्निंग दे चुका था, मगर महर ही क्या जो एक दफ़ा में सुन ले। वो भी कान लिपटे बच्चों को होमवर्क करवाती रही। इनके बोर होने पर अब वो किचन में इनके लिए कुछ बनाने जा रही थी, जब दाऊद ने तेज़ी से उसको किचन में खींचा। इसकी हल्की सी चीख निकली, क्योंकि इसकी चीख पर दाऊद शाह के हलक में ही दम तोड़ चुकी थी, जो इसकी सांसें अपनी सांसें में उंगलता कि इसकी सांसें खींच लेने के दर पर था। काफ़ी देर बाद वो हटा तो इसे सर टिकाए गहरी सांस भर के रह गई। मुझे नज़रअंदाज करने की अदना सी सज़ा थी। अगर अब तुमने
नहीं चाहती कि रात को मैं ज़ालिम बन जाऊँ तो याद रहे, कमरे में जल्दी आ जाना, मुझे इंतज़ार पसंद नहीं। दाऊद शाह ने इसके निचले रब को रब करते हुए एक हाथ से इसके बालों की लटों को कानों के नीचे अड़सते कहा, जो इसके गर्म लम्स में मुखला सी गई थी। फ़ौरन शहरों से लगी ज़ोरों-शोर से सहलाने लगी जैसे वो कह रही इसे अभी ही ना ज़बरदस्ती कमरे में उठा कर ले जाए। इससे कोई बैत नहीं थी कि कब क्या गुज़रे। रात को जब कमरे में आई तो दाऊद बेड पे नींद-दराज किसी किताब का मुताला कर रहा था। बहन के आँखियों से इसे देखा वो आरामदार लॉन का सूट पहने अपनी जगह पे लेट गई। आँखें बंद करने में इसने देर नहीं की थी, लेकिन थोड़ी देर खुशी थी कि पेट पर रेंगती उँगलियाँ महसूस करते इसकी जान हवा हुई थी और सोने पे सुहाग गर्दन पे तपिश-ज़दा साँसों का लंग महसूस हो रहा था। महरविश भी अभी इससे संभली न थी कि दाऊद ने खींच कर इसको अपनी गिरफ्त में लिया। उसको इसकी कमर दाऊद के सीने से जा लगी। बीवी सोने की तैयारी इतनी जल्दी, वो भी मेरे बगैर, नॉट फेयर। इसकी बातों से खतरे की मुँह महसूस करते हुए मिनमिनाते हुए बोली, दाऊद प्लीज़ सोने देना, मैंने सुबह बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार भी करना है। इसने ललचा से कहा तो वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, ज़रूर मिर्ज़ान, लेकिन इससे पहले मेरी बात सुनो, बच्चे का सुबह स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि वो भी हमारे साथ हमारे घर दावत पे जा रहे हैं। दाऊद की बातें महर जो सोने की तैयारी थी फ़ौरन इसकी तरफ पलटी। व्हाट? नींद भग से उड़ी थी। कौन सी नींद? कहाँ की नींद? इसकी नींद ने सारी नींद उड़न-छू कर दी थी। वो इस जगह पे जाना भी नहीं चाहती थी जहाँ से इतनी बुरी यादें वाबस्ता थी इसकी। नो नेवर, हम नहीं जा रहे, हम वहाँ क्यों जाएँगे? मैंने सुनते ही झट इनकार किया था। दाऊद को वाज़ेह हैरत हुई, मगर कोई वजह भी तो हो इनकार की। इसकी बात पर वो फिर नफ़ी में हिलाने लगी। नहीं, नहीं तो नहीं। वो उसको नहीं बता सकती थी वहाँ कितनी तकलीफ़ से गुज़री थी। ठीक है, ना बताओ, लेकिन कल हम जा रहे हैं, इसलिए सुबह इनके लिए कुछ ले आना मॉल से। महर गुस्से से इसे देखने लगी, जिसने इसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी थी। वो गुस्से से वो गुस्से से इसकी तरफ पीछे करके लेट ग वो गुस्से से इसकी तरफ पीछे करके लेट गई थी। ये तुम मुँह मोड़ के क्यों सो रही हो? तुम्हारी भूल है, अगर तुम इस तरह के नखरे दिखाओगे मैं मान जाऊँगा। इसकी बात को मैंने भी सिरे से नज़रअंदाज किया था। दाऊद भी 2 मिनट इसकी कमर को घूरते दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। वो जो इंतज़ार में थी कि वो इसे मनाएगा, इसकी उम्मीदों में पानी पड़ चुका था। अभी मेरी बात ना नहीं माने ना, आप कल पछताएँगे, फिर पता चलेगा। वो जले अंदाज से बोली तो वो लब भींच कर मुस्कुरा ज़ब्त करते हुए सोता बना और उसकी नज़र अंदाज़ी पर कलस के रह गई। सुबह ना ही वो महर मॉल गई, ना इनके लिए कुछ लाई थी। दाऊद ही जाकर जो लेना था वो ले आया। घर पहुँचे तो मैंने अभी तक बच्चों को तैयार नहीं किया था। तुम लोग तैयार नहीं हुए? दाऊद ने एक नज़र महर को देखते इनसे पूछा। नहीं डैड, मम्मा कह रही हैं कि हम नहीं जाएँगे क्योंकि हम गुड बॉय हैं। इन दोनों ने अपनी डांस में अच्छा जवाब पेश किया था। जाओ दोनों जाकर तैयार हो जाओ, तुम दोनों साथ चल रहे हो। इसने इन दोनों को कहते आखिर पे महर को घूरते हुए कहा तो वो बोल उठी, मेरे बच्चे वहाँ नहीं जाएँगे। रज़ी और बुआ आप दोनों जाएँ और बच्चों को तैयार करें। वो दोनों झट इन्हें लिए वहाँ से गायब हुई क्योंकि दाऊद शाह का गुस्सा शदीद होता था। तुम क्यों मेरे बच्चे को वहाँ लेकर नहीं जाना चाहती? हाँ, बताओ मुझे। इसने महरविश के कंधों को झंझोड़ते हुए कहा, इसलिए ना कि मेरा बच्चा अपाहिज है और तुम इसे अपने घर वालों से मुतारिफ करवाते शर्मिंदा महसूस करूँगी। दाऊद शाह ने दुःख से कहा तो दुनिया जहाँ का सारा दुःख महर की सुर्ख होती आँखों में दमट आया था। एक बार फिर दाऊद शाह ने इसे एक नए सिरे से इज़्ज़त दी थी। क्या वो इसे ऐसा समझता है कि अपने ही बच्चे को वो लोगों में मुतारिफ करवाते शर्मिंदा होगी? मुझे अफ़सोस से कहना पड़ा कि दाऊद शाह, आप आज तक मुझे ना जान पाए, इसलिए आप कभी भी मेरे दिल पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। इसने दाऊद शाह के ऐन दिल पे उँगली से दस्तक देते टूटे लहजे में कहा और बाहर जाकर गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बैठ गई। दाऊद शाह को एक बार फिर गुस्से से बोलने के बाद अपने अल्फाज़ों पे पशेमानी हुई थी। वो ये गुस्से में क्या बोल गया था? मैं तो इसके बच्चे को स्कूल के बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती थी, फिर वो इसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता था? जाने-अनजाने में वो महविश को फिर से अपने एक बार दूर कर चुका था, जिसके लिए वो जितना पछताता इतना कम था। फिर जैसे ही बच्चे तैयार होकर आए, वो उन दोनों को लेकर गाड़ी में बैठा और एक नज़र महविश पर डालकर ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। जब वो सब इनके घर पहुँचे तो 12 बज चुके थे। इनकी खुशामदीदी लहज़े देखकर लगा था महविश को समझने में कि वो दाऊद की साख से मरूब होकर इनकी इतनी आओ-भगत कर रहे थे। वरना तो शायद इनकी ज़िंदगी में महविश की कीमत शायद एक तिनके से बढ़कर नहीं थी। शायद आज भी इन्हें कोई लालच था जो वो भाभियों की आँखों से बाज़ जान गई थी। भाभियाँ मुँह खुले से इतनी कीमती लिबास और ज़ेवरात में देख रही थी। डायमंड की कीमती रंग इसके हाथों से शैब कर रही थी, जिससे भाभी की आँखें खैर कर दी थी। जो ही वो सब महर से मिलने आगे बढ़ी, महर ने इनकी अपनी तरफ बढ़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करके अंदर बढ़ गई। वो सब पीछे शर्मिंदा होकर रह गई थी, जबकि भाभियाँ मुँह खोले इसका नखरा देख रही थी, जो शादी के बाद उरूज पर था। वो तो समझी थी कि वो दूसरे शौहर अपने बच्चे की आया बनाकर लेकर गया होगा और खूब खिदमतें कराता होगा, मगर यहाँ तो काया ही पलट गई थी। साफ पता चला था कि दाऊद ने कितने नाज़ उसे रखा है। इससे
बड़ी अकड़ नहीं आ गई है इसमें, छोटी भाभी मुँह बनाते हुए बोली। दाऊद उनकी बातों बेवजह ही परेशानी का शिकार हुआ था। वो आगे पीछे अंदर दाखिल हुए थे। महर ने तो आते ही अपने तरफ में अपने दोनों बेटों को बिठाया था ताकि इसके पास कोई और ना बैठ सके। इसकी इस हरकत को देखे बाकी सारे तो दूसरे सोफे पे बैठ गए। अरे वाह! महर तुम्हारी सेहत का तो काफ़ी अरे वाह! महर तुम्हारी सेहत तो काफ़ी अच्छी नहीं हो गई? भाभी ने मुस्कुराते हुए इस पे तंज़ किया, हो गई होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ की तरह वहाँ फाके नहीं करने पड़ते। इसने फ़ौरन जवाब पटक मारा था, जिस पे सभी एक लम्हे के लिए खामोश हो गए थे। बुरा मत मानेगा, मेरी बीवी की मज़ाक करने की आदत है। दाऊद ने फ़ौरन महर को घूरते हुए बात को सँभाला था, जो हूँ करके रह गई। बच्चे बाहर भाई के बच्चे के साथ खेलने चले गए थे। बड़े भाई के कहने पर दाऊद ही था जो बड़े भाइयों से बात कर रहा था, जबकि मैं खामोशी से बैठी बस इनको मुलाहिज़ा कर रही थी। ताई और ताया के आने पर सब उठकर इनसे मिले थे। मेरे को अब समझ आई थी, तो ये था भाभी का प्लान इन्हें ताई के सामने ज़लील करने का, क्योंकि ताई अब तक इसे वाज का कातिल गर्दान थी। ताई ने आगे बढ़कर इसे प्यार किया था, जबकि ताई इसे चुपती नज़र से देख रही थी। बहुत खुश नहीं हो गई हो तुम यहाँ से निकलने के बाद? इतनी जल्दी शादी कर ली, दूसरे शौहर के बच्चों को संभाल लिया और खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारने लगी। ताई ने नफ़रत से इस पे तंज़ किया, जिससे वो हाल में खामोश हो गई, छा गई थी। दाऊद ने फ़ौरन महर को देखा कि कहीं इसे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन इसकी नम आँखें देखकर वो बेचैन हुआ, जो अपनी दाई को ही देख रही थी। एकटक मामला इसकी समझ से बाहर था। मैंने के घर वाले आखिर इसके साथ इतना पराया सलूक क्यों कर रहे थे? आपने भी तो अपने घर से किसी बोझ की तरह बहुत जल्द फेंक दिया था ना मुझे, मेरी ये गिला क्यों? इसने आंसू का गला घोंटते शिकवा किया। आखिर क्यों ना निकालती मैं तुम्हें बाहर? तुम मेरे बेटे की कातिल थी, मेरे बेटे को मरे देर ही कितनी हुई थी और तुमने शादी रचा ली। कहाँ थी वो मोहब्बतें, वो कस्में, वो वादे? ताई के दिल चले नश्तर तो आज ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ये क्या कह रही हैं हो तुम चुप करो। ताई ने इन्हें कह गिरखा कहा, मगर वो कहाँ बात आने वाली थी। भाभी शो बड़े मज़े से एंजॉय कर रही थी। आखिर आप मुझे अपने घर से बाहर ना करती तो आज भी मैं वाश की बेवा होती। इससे मोहब्बत का गवाह मेरा खुदा है, आप लोग नहीं। मुझे मुझसे रिश्ता रखना तौहीन समझते। आपने गैर ज़रूरी सामान की तरह उठाकर मुझे बाहर फेंका और उन्होंने इसने भाइयों की तरफ इशारा करते कहा, उन्होंने मुझे किसी और के ज़िम्मे डाल दिया, क्योंकि मैं बोझ जो थी। मेरा कोई बाप नहीं था, ना माँ ना शौहर, मगर आज मेरा मुहफ़्फ़िज़ मेरे साथ खड़ा है। देख लें, आप बद्दुआ देते ना थकती थी ना, आओ आप और देख लें, मैं आज खुश हूँ, खाली हाथ तो आप रह गई। ये महर ने इन्हें हकीकत का आईना दिखाया। वो लड़की ये क्या कह गई थी? सच ही तो कहा था इसने, खाली हाथ तो वो थी जिन्होंने अपने रिवाज की आखिरी निशानी को भी खुद से दूर कर दिया था। वो उन सबका मुँह बंद करते बाहर अपने पुराने कमरे में चली गई, जहाँ इसकी आदत थी, और फिर वहाँ फूट-फूट कर रोई थी और ज़बान पे एक ही शिकवा था, आवाज़, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दाऊद को एकदम यहाँ आने का फ़ैसला गलत लगने लगा था। अब समझा था महर यहाँ क्यों नहीं आना चाहती थी। इनके जाने के बाद वो महर के पीछे इसके कमरे में गया था, जो बहुत खस्ता हाल था। वो सामने किसी लड़के की तस्वीर के सामने खड़ी थी, जिसमें वो लड़का और महर जी-जान से हँसते एक-दूसरे को देखे थे। निहायत मुकम्मल तस्वीर थी। दाऊद को एकदम ये शिद्दत से महसूस है कि महर को उसने ज़िंदगी में इतना होश कभी खुद के साथ नहीं देखा था। जलन हुई थी इस शख़्स से इसे शदीद सी इस वक़्त बेहद इसने गला खंगार देखा था। वो होश में आई, पलटी, आप हाँ, बाहर आ जाओ, वो खाने के लिए बुला रहे हैं। वो मुँह धोकर इसके साथ ही निकली बाहर, जहाँ सब डाइनिंग टेबल पर मुलज़मान थे। अयान महर के साथ, जबकि रेयान दाऊद के साथ बैठा था। खाने का दौर शुरू हुआ और सब खामोशी से खाना खाने लगे। वैसे बेशक मुश्किल होगा ना अपने बेटे की देखभाल करना, आखिर वो चल नहीं सकता, बेचारा लंगड़ा है ना, ऊपर से तुम्हें ज़्यादा ख़्याल भी करना पड़ता होगा। कहीं कोई तुम्हें सौतेली माँ का ताना ना दे दे। बड़ी भाभी ने बहुत हमदर्दी से तंज़ किया था, यहाँ महर की बस हुई थी। इसने ज़ोर से चम्मच प्लेट में पटका। तमीज़ से भाभी, अगर मैं आपको कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुँह में ज़बान नहीं। अगर आपने एक भी लफ्ज़ मेरे बेटे के बारे में कहा तो ज़बान खुद से खींच लूँगी। इसे बगैर किसी लिहाज़ के इनको भरे ख़ानदान में बेइज़्ज़त कर डाला था। वो बिलबिला कर रह गई। हाय हाय! ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है, लंगड़ा नहीं तो और क्या है तुम्हारा सौतेला बेटा। दाऊद की इनकी बात सुनकर गुस्से से उठा था। उससे पहले कि वो कुछ कहता है, महविश भाभी पर फट पड़ी थी। शट अप भाभी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चे को इन अल्फाज से पुकारने की? मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएँ। ये ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और आप यहाँ किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी ना बचें। इसलिए मैंने ही कहा था कि आपसे कि नहीं जाना चाहती मैं यहाँ, जहाँ किसकी कोई कदर नहीं। यहाँ पत्थर दिल लोग रहते हैं, जिनके सीने में कोई एहसास नहीं, जिनसे टकरा कर आप अपने आप को दरमियान कर देंगे। इनका कुछ नहीं जाएगा। ये क्या जाने के एहसास के रिश्ते क्या होते हैं। चलें यहाँ से। इसने शुरू में भाभी को उनकी औकात याद दिलाते आखिर में दाऊद से शिकवा करते कहा, और दोनों बच्चों को हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी थी। महरवीन, ये क्या बचपन है, माफ़ी माँगो अपनी भाभी से। इसके बड़े भाभी ने अपनी बीवी को रोते देखकर गुस्से से कहा था। इनकी बात पर इसके बाहर को पड़ते कदम एकदम रुके थे। वो झटके से पलटी थी। भाई, आप लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पहले की तरह हैं आप ना, तब भी मेरे थे न ना थे, अब
भी मेरे हैं। एक वाज में ही मेरा अपना था, आप सब भाई बाप तो क्या सगे भाई भी ना बन सके। इसने दर्द मुश्किल बर्दाश्त करते आंसू बहाती आंखों से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमने कब तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? वो एकदम तर्ज लहजे में बोले, क्या खूब बात कही आपने। क्या आपने अपनी बीवी से कभी नहीं पूछा कि वो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं देती थी? और मैं किससे किससे कह रही हूँ, आपने तो कभी पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा था। आखिर मैं हूँ ही कौन आपकी? इसने तंज़िया लहजे में कहा तो भाभी फ़ौरन मुदक्कर बोली, झूठ बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कैसे मानूँ कि तुम सच कह रही हो? बड़े भाई ने मशकूक लहजे में पूछा। बाकी भाइयों ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। महविश ने इनकी आदत को सर झटका। वो मुड़ी और उनके छोटे बेटे निसार को लेकर भाभी के करीब आई, बोली, खाएं इसके सर पे हाथ रख के कसम, आपने सब कभी ने मुझे एक वक्त का भी खाना नसीब होने दिया। इसकी बात थी क्या पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और भाभी तो ऐसे जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। खाए कसम अपने बच्चे के सर की, आपने हमेशा मेरे साथ घर के बाकी फर्द की तरह का बराबर सलूक किया है। इसके चीख के कहने पर भाभी ने अपने बच्चे को देखा, जो मासूमी से ने देखा था कि अब अपने बच्चे की झूठी का कसम खा सकती थी, मर के भी नहीं। नहीं दूर करो नहीं। ये भाभी एकदम चीख उठी और सबको इनका जवाब मिल गया था। बड़े भाई समेत तमाम भाभी दुख और गुस्से से अपनी बीवी को देख रहे थे। मैं वेश इसके दिनों भाभी इसका नाम पुकारते इसकी तरफ माफ़ी मांगने को बढ़े और जब वरना आंखों से हंसती आंसू टूटकर गाल पे बिखरते चले जा रहे थे। आहा हा, ड्रामा खत्म, मैं बेगुनाह साबित हो गई। अब आपका कसूरवार अपने माँ बाप को रोज़े महशर क्या जवाब देंगे? आप सबके एक बहन की कफालत ना कर सके। इसके हर एक लफ्ज़ में कर्ब था। विश्व में हमारा बच्चा, हमें माफ़ कर दो। बड़े भाई ने आगे बढ़कर इसे गले लगाना चाहा तो वो 2 कदम पीछे और एक हाथ से इन्हें दूर रहने का इशारा किया। कितने साल मैंने इस दिन का इंतज़ार किया था जब आप खुद अपनी ज़मीन की अदालत में खड़े हों और मुझसे नज़रें ना मिला पाएँ, और वो जानते हैं मैं आपको को सबसे बड़ी सज़ा क्या दूँगी। इसने इन तीनों उस पे नज़र डालते हुए कहा, मेहर हमारी बात। छोटे भाई भी इसके पास जाने के आगे बढ़े थे। मैं आप तीनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, ये होगी आपकी सज़ा। आप तो मेरे लिए इसी दिन मर गए थे जब भाभीयों ने मेरे पर मेरी ज़िम्मेदारी डालकर आप तीनों की आँखें बंद कर कर प्लीज़ जमा हो चुके थे। आज से मैंने आप सबके लिए मैं आज से मैं भी आप सबके लिए मर गई हूँ। मेरी तो आपसे कोई अच्छी याद भी हुआ बचपन पे, क्यों माफ़ करूँ आपको? इसने इन पर आखिरी निगाह डालते और आँसू का गला घोटते हुए इसने अयान को उठाया और अयान को हाथ पकड़ते बाहर चली गई। तुम पराए बच्चों के लिए अपना घर छोड़ के जा रही हो और अपने सगे रिश्ते, अगर कभी उन्होंने भी तुम्हें घर से निकाल दिया तो? छोटी भाभी चिपते लहजे में बोली और एकदम रुकी और बगैर मुड़े बोली, खुदा गवाह ये बच्चे मेरे लिए सगों से बढ़कर अजीज है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो मोहब्बत और इज्जत दी है जो मेरे अपने सगे भाई अब तक न दे पाए। इसे तंज करते हुए कहा, तो फिर यहाँ मत आना कभी। दरमियानी भाभी आंखें पर भी पास ना आई। फिक्र न करें, अगर इस घर से खत निकाली भी गई तो मरने तक इस दहलीज पे कदम नहीं रखूँगी, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे की जगह नहीं वहाँ रुकना मेरी तौहीन है। ये वो आखिरी अल्फाज़ थे जो इसने जाने से पहले अदा किए थे, फिर वो निकल गई थी कभी वापस ना आने के लिए। दाऊद भी बाहर की तरफ बढ़ा जब बड़े भाई ने इससे अपने घर वालों के लिए किए की माफ़ी मांगी। मैं आपको माफ़ करने वाला कौन होता हूँ? असल में कसूरवार तो आप मेरी बीवी के हैं। कोशिश कीजिएगा जब तक वो आपको माफ़ नहीं कर देती तब तक मुझसे मिलने का सोचिएगा भी मत। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा था कि आप इन लोगों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो मैं कभी मर कभी ऐसे यहाँ ना लाता जहाँ पता नहीं इसे कितना टॉर्चर किया गया हो। वो इनके कड़वे सच का कूड़ा मारता तनफन करता वहाँ से जा चुका था और बड़े भाई पीछे बचता हुआ में घिरे ज़मीन पे रह गए थे। जब वो गाड़ी के पास पहुँचे तो देखा महविश बच्चों के साथ पिछली सीट पे बैठी आँसू बहा रही थी। इसने इसे छेड़ना मुनासिब न समझा और गाड़ी सन से आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद जब गाड़ी को बिसार के करीब पहुँचे तो महविश ने गाड़ी रुकवाई और खुद बच्चों को लेती गुलाब के फूल लिए अंदर बढ़ी। दाऊद भी हैरत में खड़ा इन्हें के पीछे ही था। अपने वालिदैन के कब्र पे अपने बच्चों को दिखाती हुई पूरी तरह रोती। फिर इसने बच्चों के साथ मिलकर फातिहा पढ़ी और वाज की कब्र की जानिब बढ़ी, जहाँ पहले से एक गुलाब का पौधा उगा हुआ था। मेरे को बेसख्ता ख़्याल है कि वाज को लाल रंग कितना पसंद था, अब भी लाल रंग इसके साथ था। वाज तुम्हारी कदर और कीमत मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा थी, शायद इस मुकाम तक कोई पहुँच सके। इसने सुर्ख बहती आँखों से कब्र पे प्यार से हाथ फेरते सरगोशी की, जो इतनी बुलंद ज़रूर थी कि दाऊद को बाखूबी सुनी गई थी और वो इस लम्हे शदीद जलन को महसूस करता है इस शख्स से जो यहाँ था भी नहीं। वो जब घर पहुँचे तो मेहर अपने लता कमरे में जाकर बंद हो गए। दाऊद ने पशेमानी से इसे बंद कमरे को देखा जिसके पीछे इसकी मोहब्बत बंद थी। ये मैंने क्या कर दिया? इसे मनाने के चक्करों में और नाराज़ कर बैठा। उफ़! अब मैं क्या करूँ? इसने बालों में हाथ फेरते सुन्न होते हुए दिमाग से सोचा। शाम को भी जब मैं बाहर आई तो बच्चों को खाना खिलाकर अंदर चली गई थी। बच्चों ने भी इसका मूड सही करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को वो पहले फ्रेश हुआ और खुद को ताज़ा दम किया ताकि मेहर का मूड भी ठीक कर सके। किचन में जाकर
जाकर 2 गरम गरम का कॉफ़ी के बनाया और लेता महर के कमरे की तरफ चला गया। दरवाज़ा धक्कने से खुलता चला गया। सामने बालकनी का खुला दरवाज़ा इस बात की पेशन गोई कर रहा था कि कमरे का मकीन वहाँ है, और वो दबे पाँव वहाँ गया तो देखा महरविश न जाने सितारों भरे आसमान को तकती क्या तलाश कर रही थी। दाऊद के गला खंगालने पर भी होश में न आई तो दाऊद ने आगे बढ़कर कॉफ़ी के कप छत के मुंडेर पे रखे। आवाज़ पर और दाऊद के सामने आ जाने में चौंक कर सीधी हुई। आप इसके लहजे की संजीदगी को दाऊद ने शिद्दत से महसूस किया। इसके कप बढ़ाने पर मैंने चुपचाप कप थाम लिया और फिर आसमान की तरफ देखने लगी। क्या सोच रही हो? मैं भला कहाँ कुछ सोच सकती हूँ? जो भी सोचती हूँ वो पूरा कहाँ होता है, और मेरी सोच को लोग अपने मतलब में रंग कर अक्सर मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया करते हैं। दाऊद के पूछने पर वो इस पे एक संजीदा नज़र डालते साथ लहजे में बोले तो दाऊद को अपनी सुबह की तल्ख़ बातें सर से याद आई थी। महर, मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, ना सिर्फ़ सुबह के लिए बल्कि हर इस सख्त बात के लिए जो मैंने अब तक तुमसे की है और जिसने तुम्हारी ज़रा भी तकलीफ़ पहुँची हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी महर। दाऊद ने इसके ठंडे हाथों को थामते अपने हाथों की इद्दत बचाते मोहब्बत से लबरेज लहज़े में कहा। मैं तो उसका लहजा उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। क्या दाऊद शब इतना नरम मोहब्बत करने वाला शख्स हो सकता है? इसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा था। इसके अंदाज़ पे गाल सरहद से लाल हुए थे। मेरे को तो लगा था वो कभी भी इससे माफ़ी नहीं माँगेगा, लेकिन माफ़ी माँगने के दिल मोह लेने वाले अंदाज़ ने इसे चारों जाने शुद्ध कर दिए थे। मैं कैसे यकीन कर लूँ, आपके कौल तो पल-पल बदलते हैं जो मुझे पराया करने में पल नहीं लगाते। मैंने नम आँखों से इसे शिकवा किया। तो दाऊद को फिर एक बार बेशर्मानी ने घिरा। उसने आहिस्ता से अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाते अपने दोनों कान पकड़े और बोला, सॉरी महर, मेरी जान, मेरा यकीन करो, आइंदा अगर मैंने तुम्हें कभी भी दुःख पहुँचाया तो मेरे जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। आई एम श्योर मैं माफ़ उफ़ तक नहीं करूँगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ अपने इस हैंडसम से प्लस क्यूट शौहर को माफ़ कर दो। क्या तुम्हें मेरे पे ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा? इसने मासूम सा मुँह बनाकर कहा तो महक की एकदम हँसी छूट गई थी। यस, हँसी तो फँसी। अरे वाह! दाऊद, ये भी दिन आना था तेरी ज़िंदगी में कि तू कान पकड़ कर अपनी बीवी की माफ़ी माँगेगा। अगर मेरे बिज़नेस वर्ल्ड में से किसी ने मुझे इस तरह तुमसे माफ़ी माँगते देख लिया तो यकीनन वो कश खाकर गिर पड़ेगा। इसने हँसते हुए महर को साथ लगाते हुए कहा, जिसने सुकून से इसके सीने पर आँख मूंद कर सर रख लिया था। दाऊद ने इसकी तवज्जो कॉफ़ी की तरफ दिलाई। इसने भी मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप थाम लिया और पहला घूँट भरते हुए दिल खोलकर इसकी तारीफ़ की थी, और जो दाऊद ने सर तस्लीम ख़म करके कबूल किया था। इस तरह एक हसीन रात का इख्तिताम हुआ था। सुबह खड़क की आवाज़ पे महरविश की आँख खुली तो देखा दाऊद नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आया था। इसे महरविश के आगे सजा रहा था। दाऊद, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे उठा लिया होता। महरविश फ़ौरन सीधी होकर बैठी और नींद से भरी आँखों में से बोली, नेवर माइंड वाफ़ी, जितना मैंने रात को तुम्हें तंग किया, सुबह तुम्हारा इतना सोना तो बनता है। दाऊद ने शरीर लहजे में से आँख विंग करते हुए कहा तो महरविश इसकी बाकी पे पल में सुर्ख हुई थी और इसके गाल को लहू छलकार आने लगे थे। दाऊद के अक्सर बेबाक अंदाज में वो कहीं मुँह छिपाने की जगह ढूँढती, मगर दाऊद के सीने के अलावा ऐसे कोई जगह मुयस्सर नहीं आती थी जिस पे दाऊद से ज़्यादा शायद ही कोई खुश होता। फिर उन्होंने एक पुरलुत्फ़ सा नाश्ता किया था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दाऊद महर को शॉपिंग पे ले गया, जहाँ आज का पूरा दिन इसे महर के लिए वक़्फ़ कर दिया था, जिससे महर खुद को आसमानों पर उड़ता महसूस कर रही थी। इनकी लाइफ़ एक रूटीन में आ गई थी, जहाँ अब वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा महविश और बच्चों के साथ वक़्त गुज़ार रहा था, जिससे इनकी फ़ैमिली को एक मज़बूत बॉन्ड में बाँध दिया था। डॉक्टर साहब, खुदा हमारे बच्चे को बचा लो, सुबह से आँख नहीं खोल रहा है, इसे देखो ना, इसको क्या हो गया इसे? इस पख्तून औरत ने डॉक्टर को रोते हुए कहा, जबकि इसका शौहर इसे तसल्ली दे रहा था, मगर दिल अंदर से खुद भी डरा हुआ था। नर्स और बच्चे को अंदर लेकर चले। आईसीयू के बाद वो दोनों माँ-बाप अपने जिगर के टुकड़े के लिए दुआ गए थे, जो इन्हें 5 साल बाद मुयस्सर आया था, और अब 5 साल की उम्र में ही पता नहीं इस नन्हे बच्चे को क्या बीमारी लाक हो गई थी, जिसने इस का खून निचोड़ कर रख दिया था। डॉक्टर बाहर आए तो दोनों फ़ौरन इसकी तरह लौटे अपने बच्चे के मुतालिक दरियाफ़्त किया। अब मुझे अफ़सोस से कहना पड़ा कि आपके बच्चे के दिल में सुराख़ है। अगर इसका जल्दी ऑपरेशन ना कराएँगे तो आप इसे खो देंगे। डॉक्टर के अल्फ़ाज़ से यह बिजली जो इन दोनों पे गिरी थी कि दोनों हक्का-बक्का रह गए, और वो दो औरत को बिलबिलाते हुए पीछे कुर्सी पर गिरी थी। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे? इस शख़्स ने परेशानी से डॉक्टर से पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख, और आपके लिए अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतज़ाम कीजिए। डॉक्टर प्रोफ़ेशनल लहजे में कहता जा चुका था। पीछे वो दोनों ही परेशानी के सायों में घिरे हुए थे। खान, अब हम क्या करेगा? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि हम अपने बच्चे को ज़िंदगी दे दें। खान, खुदारा कुछ करो, हमारे बच्चे को बचाओ, कुछ करो, हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकेगा। तुम फ़िक्र मत करो गुलमीने, अल्लाह बेहतर करेगा, हम इसका हल ज़रूर ढूँढ निकालेगा। इसने अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, मगर दोनों ही जानते कि तसल्ली कितनी खोखली थी। महरविश शाम को बालकनी में ठंडी हवा लेने आई थी। दाऊद इस वक्त रेहान के साथ बाहर कुछ बुक्स लेने गया था।
जबकि अयान के बारे में सोचती हुए उसके कमरे में जाने लगी, जब उसकी निगाह नीचे बागीचे में अयान पे पड़ी, जो लीक कार्टेज उतार कर भागने की प्रैक्टिस कर रहा था, मगर 50 कदम तक भागते ही वो एकदम वो लड़खड़ा के नीचे गिरा था। महरविश की यह देखकर जान पर बन गई थी। वो फ़ौरन इसे बेचकर नीचे को भागी थी। नीचे आते-आते इसका साँस भी इतना फूल चुका था, फ़ौरन जाकर अयान से लिपट गई और उसके हाथ झाड़ते हुए उसे उठाया था। देखा तो उसके घुटने सुर्ख हो चुके थे। "अयान मेरे बच्चे, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा घुटना कितना सुर्ख हो गया है। मैं तुम्हें कोई पार्पेट करने नहीं दे रही हूँ। मेरे बच्चे की जान मुझे सबसे ज़्यादा थी, मैं तुम्हें हिस्सा नहीं लेने दूँगी। भाड़ में गया चैलेंज।" इसने अयान को अपनी पनाहों में छिपाते हुए कहा। "ओह मम्मी क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ ना? ठीक, मुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। ये तो आप 10वीं बार मैं फिर नीचे गिरा हूँ, वरना पहले इसमें मैं बिल्कुल अच्छे से भाग रहा था। आप प्लीज़ मुझे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से नहीं रोकेंगी। मैं इन चुड़ैल आंटी को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी मम्मा अब सबसे बेस्ट हैं। उनका बेटा भी मम्मा देखना, आई विल मेक यू आर प्राउड।" इसने महर्षि से गले लगते हुए कहा, "लेकिन बच्चे, आपकी मम्मा आपको हर्ट नहीं देख सकती।" इसे नम आँखों से कहा तो अयान ने फ़ौरन इसे गैल पे किस किया। "मम्मा, बस आप अपने अयान पे यकीन करें, मैं ज़रूर जीत कर दिखाऊँगा।" इसने सुर्ख चेहरे के साथ पुरजल्ल में कहा तो महरविश उसका जोश देखकर दिल से हँसी और उसे कसकर गले लगाया। चौंके तो वो दोनों तब जब दाऊदशाह की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और उसके साथ फ्रंट सीट पर से निकलने वाली दोशीज़ा को देखकर महरविश को अपने इर्द-गिर्द तरह की घंटी बजती महसूस हुई। वो सब महविश के पास ही तो आ गए थे। मैं महविश मेट माय बिज़नेस पार्टनर हसीना, ये कुछ दिन यहीं रहेगी। दाऊद ने शाइस्ता लहजे में इसका तारुफ़ करवाया। दाऊद सिर्फ़ बिज़नेस पार्टनर ही क्यों, ये भी तो पता, हम दोनों के एक वक़्त में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। इसने दाऊद के कॉलर को दुरुस्त करते हुए उसके बाजू में हाथ डालते कहा था, इससे महविश अंदर तक जल गई थी। "दाऊद अंदर चलें, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ।" महविश ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते दाऊद से कहा, "सॉरी डियर दाऊद, रेहान तो मेरे साथ चल, पहले ही खाना खाकर आया है, तुम खा लो।" महविश ने दाऊद को हैरत से देखा, जो इससे नज़रें चुरा गया। महविश का सुर्ख होता चेहरा इसके गुस्से की निशानदेही कर रहा था, जिससे दाऊद बखूबी वाकिफ़ था। वो भी क्या करता, इसकी भी मजबूरी थी। अगर हसीना इसे बार-बार इंसल्ट ना करती तो वो कभी भी इसको अपने घर लेकर ना आता। और प्लीज़ मेरे लिए दाऊद के साथ वाला कमरा सेट कर लेना, क्योंकि मुझे हमेशा से इसके साथ वाले कमरे में रहने की आदत है। करीब-करीब। आखिरी बात तो इसने महविश से सरगोशी में कही थी। वो महविश का दिल खाक करके अंदर जा चुकी थी, जबकि दाऊद भी इसके साथ चला गया था। महविश इस बला की वजह से पैर पटक कर रह गई थी, जो अयान और रेयान दोनों ने बखूबी नोट किया था और अपनी माँ को सताने वाली लड़की का अंजाम अच्छी तरीके से सोच चुके थे। महविश से गुस्से से अंदर गई थी, जहाँ दाऊद और हसीना लाउंज में बैठे थे और दाऊद बुआ को कॉफ़ी लाने का कह रहा था। पीछे-पीछे बच्चे भी चले आए थे और एक नई आंटी का इन्हें अपने बाप के इतने करीब बैठना कुछ भाया नहीं था। एक नज़र माँ को देखा, जो गुस्से से बाप को देख रही थी, और दूसरी नज़र बाप को, जिसको कुछ परवाह ही न थी। बच्चों की नन्ही पेशानी में थोड़ी चढ़ी थी, एक-दूसरे से आँखों ही आँखों में मैंने ख़याल तबादले हुए थे। रेहान अयान को लेते इनके करीब पहुँचा और अयान झट दाऊद और हसीना के दरमियान जहाँ निहायत कम फ़ासला था, वहाँ वहाँ चढ़कर बैठ गया, जबकि रेहान दाऊद की तरफ दूसरी तरफ। दाऊद और विश हैरत से अपने बच्चों की कारकर्दगी देख रहे थे, जबकि हसीना इनके इस अमल पर कलस कर रह गई थी। मैं विश दिल ही दिल में अपने सियाने बच्चों की बलाइयाँ ले रही थी, जब बच्चों ने बाप से नज़र बचाकर इसे आँख विंक की। मैं विश का मुँह सदमे से खुल गया था, मतलब इन शैतान बच्चों ने जानबूझकर ऐसा किया, जबकि वो अ, समझी थी। महविश का मुँह सदमे से खुल गया था, मतलब इन शैतान बच्चों ने जानबूझकर ऐसा किया था, जबकि वो समझी थी नादानी में ऐसा कर रहे थे। अब इसका दिल सुकून में था, जो भी था इसके बच्चे इसके साथ थे। दाऊद काफ़ी के बाद, "चलो तुम्हारी स्टडी में अच्छी सी बुक का मुताला करते हैं।" हसीना ने गधा से कहा। महर भी वहीं सोफ़े पे बैठी मोबाइल में खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी, मगर कान वहीं लगे थे। "नो आंटी, अब तो काफ़ी लेट हो गया और बाबा हमें सुलाने जा रहे हैं।" "क्यों?" अयान ने फ़ौरन हसीना के प्लान पे पानी फेरा था। "जी आंटी, जब तक बाबा हमें स्टोरी न सुनाएँ, हमें नींद नहीं आती।" इसने मासूम सूरत लटका के एक्टिंग में सब अदाकारों को पीछे छोड़ दिया था, है ना बाबा? इन दोनों ने तायद के लिए दाऊद को देखा, जो मुँह खोले दोनों छोटे मासूम शैतानों का झूठ मुलाहिज़ा कर रहा था। दोनों वहाँ पर गए हैं ड्रामेबाज़। इसने दिल ही दिल में सोचा, जब बच्चों ने इसे मुखातिब किया। "हाँ हसीना, सुबह सुबह मुलाकात होगी, ये बच्चों के सोने का टाइम है।" दाऊद बच्चों को ले उठा। "हसीना, अभी मैंने आपका कमरा नीचे तैयार कर दिया है। एक्चुअली ऊपर कोई कमरा खाली नहीं है, आप आराम कर लें, बहुत रात हो गई है।" "अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे भी दाऊद को मेरा इंतज़ार करना पसंद नहीं, कहीं वो मुझे लेने नीचे ही ना आ जाए।" महविश ने इसकी मुलाकात याद दिलाते हुए उसे जलाने के लिए कहा और चलती बनी, जबकि हसीना नफ़रत में हूँ करके रह गई। दाऊद, जो ऊपर से महर की बातें सुन रहा था, इसको मुस्कुरा के रह गया। इसकी बीवी किसी से कम नहीं थी। "देखती जाओ महविश, मैं तुमसे दाऊद को कैसे छीनती हूँ। मैं रायमानी जो इसकी जैसी भूल करके दाऊद को छोड़ दूँगी।" इसने शातराना नज़रों से ऊपर जाते देखकर दिल ही दिल में कहा।
जैसे ही मेहर कमरे में आई, दाऊद ने दरवाज़ा बंद करके उसे दरवाजे के साथ पिन किया, उस पे झुका, यहाँ तक कि महविश का इसकी शिद्दत पे साँस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसे ज़ोर दर से दाऊद के नंगे पाँव पे अपना हील वाला पाँव रखा, जो उछल कर रह गया। ये क्या जंगली बिल्ली! इसने एक टाँग पे लंगड़ाते कहा और अपना पाँव देखा जो उसमें पड़ चुका था। वही जो आप डिज़र्व करते हैं। इसने उल्टे हाथ से अपना मुँह साफ करते, अपनी बिखरी साँसों को अताल पे लाते कहा और आगे बढ़ी। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही? कहीं तुम मुझ पे शक तो नहीं? दाऊद ने संजीदा लहजे में पूछा। तो मैंने नज़रें तिरछी करके इसे घूरा। अगर शक ही करना होता तो इस दिन करती जिस दिन रिसॉर्ट में इस जंगली बिल्ली के साथ देखा था। मैं विश कर बोले तो दाऊद इसके सीना को जंगली जेली का लक़ब देना पर लगा रह गया। जंगली जेली सीरियसली मेहर यार, यू आर टू मच। इसने अपने आँसू साफ करते कहा जो हँसी के मारे निकले थे। तो मतलब मेरी बीवी जेलस हो रही, वो भी एक बाहर की लड़की से। इंटरेस्टिंग। चलती है मेरी जूती को भी परवाह नहीं। इसने जलते कबाब होते दिल के साथ कहा। दाऊद को खुशी हुई थी कि इसकी बीवी इस पे एतबार था, यहाँ तक कि इसने एक दफ़ा भी दाऊद से इसके बारे में पूछा भी नहीं था। तो फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इसने मेहर को पीछे से बाहों में भरते कहा और छोड़ भी फ़ौरन दिया, क्योंकि मेहर को कि कोई नहीं इसकी कमर को अच्छे से सबसे सेक लगा चुकी थी। डोंट यू डेयर माई दाऊद, डियर मिस्टर दाऊद। इग्नोर आप नहीं हुए, बल्कि आपने हमें किया। मैं और रेयान तब से आपका खाने पर वेट कर रहे थे और आपने हमारे बगैर ही खाना खा लिया। कम से कम एक कॉल करके बता तो देते ताकि हम भूखे तो ना रहते। मैंने से अफ़सरदगी से कहा, क्या तुम दोनों ने अब तक खाना नहीं खाया? चलो नीचे हम दोबारा खा लेते हैं। दाऊद फ़ौरन उसकी भूख का एहसास करते हुए उठा। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर आप मुलाहिज़ा करते तो देख लेते जब आप इस जंगली बिल्ली की जेली के साथ काफ़ी तनावुल फरमा रहे थे। मैंने अयान को तभी खाना खिला देता और खुद भी खा लिया। अब क्या मैं आपके लिए अपने बच्चे को भूखा रखती? इसने लड़ाकर औरतों की तरह कमर पर हाथ रखाते पूछा। तो किसका कर रह गया? मैंने ऐसा कब कहा? वो दाऊद मनमनाया। मेरी एक बात याद रखिएगा दाऊद साहब, मैं रिश्ते में इक्वल स्टैंडर्ड की कायल हूँ। अगर इज़्ज़त मिलेगी तो दूँगी, मोहब्बत मिलेगी तो दूँगी, मगर जहाँ आप हमसे लापरवाह हुए तो परवाह मेरी जूती को भी नहीं होगी। माइंडेड। इसने बर्फीले सर लहजे में संजीदगी से इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। या मेरी बात तो सुनो। दाऊद आगे हुआ। अगर आप इस तरह की कोताहियाँ करते रहे तो बहुत जल्द आप खाली मेज़ पर में हमारा इंतज़ार किया करेंगे और शायद आपको कंपनी देने हम वहाँ ना हों। इसने सर मेरी से कहा, मुँह पर ब्लैंकेट लिए सो गई। पीछे दाऊद ताज्जुब से देखता रह गया, मगर वो ये भूल रहा था कि वो फिर गलती पर है। मगर इसके लिए ये बड़ी गलती ना थी, लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ करते कब हम गुनाह कर बैठते हैं, हमें इल्म ही नहीं होता है और शायद दाऊद के साथ भी ऐसा ही होना था।